वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे समाज शास्त्र के बारे में, यानी कि सोशियोलॉजी के बारे में। जब आप बीए फिफ्थ सेमेस्टर में होते हैं तो आपको एक सब्जेक्ट का 2 पेपर पढ़ना पड़ता है। उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ेंगे। एक पेपर का ऑलरेडी मैं मॉडल पेपर दे चुका हूँ, पेपर नंबर 1 का, ठीक है। लिखित मॉडल पेपर भी और ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर भी, और इसका ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर हो चुका है, लिखित मॉडल पेपर बाकी था। तो जल्द ही मैंने सोचा कि भाई लिखित मॉडल पेपर भी दे दिया जाए। उसके बाद में फिर चैप्टर वाइज एक आध दो चैप्टर मैंने पढ़ाए हुए हैं, फिर उसके आगे और भी मैं पढ़ाने का काम करूँगा, ठीक है। तो मॉडल पेपर को लेकर के आप सभी लोग लगातार कमेंट्स कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि आपको मॉडल पेपर देना चाहिए। और पेपर 2 का मॉडल पेपर मैंने दिया है शायद, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का और लिखित का नहीं दिया था। ऑब्जेक्टिव का भी शायद दिया है कि नहीं दिया है। अगर नहीं दिया है तो मैं 1-2 दिनों में ऑब्जेक्टिव वाला मॉडल पेपर भी इसको दे दूंगा, ठीक है। तो ताकि क्या होगा कि अगर आप चाहें या सोचें कि आपकी परीक्षा चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे लिखित हो, किसी भी प्रकार की आपकी परीक्षा होगी, अगर आपकी परीक्षा 3rd सेमेस्टर में लिखित हुई है तो 5th सेमेस्टर में भी लिखित होगी। अगर 3rd सेमेस्टर में ऑब्जेक्टिव हुई है तो 5th सेमेस्टर में भी ऑब्जेक्टिव होगी, ये बात ध्यान रखेंगे। तो चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं। किसी भी प्रकार का परीक्षा पैटर्न हो, शुक्ला स्टडी पॉइंट हर एक टाइप की परीक्षा पैटर्न को ध्यान में रख करके मॉडल पेपर बनाता है। तो आप ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा हो रही तो ऑब्जेक्टिव भी देखें, लिखित हो रही लिखित देखें। अच्छा, लिखित वाला देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव के लिए भी फ़ायदा होगा, ऑब्जेक्टिव वाला देखेंगे तो लिखित वालों के लिए भी फ़ायदा होगा। मतलब कि आपको देखना ऑब्जेक्टिव और लिखित दोनों टाइप का मॉडल पेपर पड़ेगा, क्योंकि जब आप दोनों को देखेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी, और जब जानकारी रहेगी तभी आप पेपर में अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो चलिए, आज का जो वीडियो है वो लिखित मॉडल पेपर का है, समाजशास्त्र का, समाजशास्त्र के पेपर 2 का। 5th सेमेस्टर में समाजशास्त्र जब आप लेते हैं तो आपको 2 पेपर पढ़ने पड़ते हैं। पेपर 1 जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, पेपर 1 में आपको क्या पढ़ना है। पेपर 1 में आपको पढ़ना है क्या भाई, पेपर 1 में पढ़ना है शास्त्रीय समाजशास्त्रीय परिचय या शास्त्रीय समाजशास्त्रीय विचार के बारे में, ठीक है। आपको पढ़ना क्लासिकल सोशोलॉजिकल थॉट के बारे में। तो उसका मॉडल पेपर लिखित का हो चुका है, ऑब्जेक्टिव का भी हो चुका है। सेकंड पेपर में आपको पढ़ना है सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान पद्धति, या अंग्रेजी में इसी को कहते हैं मतलब रिसर्च मेथोडोलॉजी इन सोशल साइंसेस, ठीक है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड सोशल साइंसेस के बारे में, मतलब कि सामाजिक विज्ञानों में मतलब रिसर्च मेथोडोलॉजी यानी कि सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान पद्धति के बारे में जानना है। पहले भी इसको आप पढ़ते थे, सोशल रिसर्च मेथड नाम हुआ करता था बीए 3rd ईयर के पेपर 2 में। आप अब भी पढ़ना पड़ेगा। तो बस वही सिलेबस है, थोड़ा बहुत इसमें से चेंजमेंट है, बाकी सब वही है पुराना वाला सिलेबस। तो अगर जो आपको अगर और भी मॉडल पेपर देखना है और भी क्लासेस देखनी है तो हमारे चैनल पर बीए 3rd ईयर पेपर 2 नाम से जो वीडियो पड़ी होंगी पहले की सोशल रिसर्च मेथड वाली, वो भी देख लीजिएगा। तो आपका यही वाला सिलेबस उसमें भी शामिल है, ठीक है। जो पहले आपका होता था जब ईयरली एग्जामिनेशन होता था, लेकिन अब सेमेस्टर प्रक्रिया के तहत एग्जाम हो रहे हैं, तो उसके लिए आप उसको भी देख सकते हैं। और ये तो आपका सेमेस्टर प्रक्रिया के अकॉर्डिंग ही बनाया जा रहा है मॉडल पेपर। तो इसमें प्रश्न जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यही प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को आपको मिलेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इन प्रश्नों को आप बिल्कुल बहुत ही बारीकी से तैयार कर लीजिएगा। कुछ प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे आज के वीडियो के माध्यम से, जैसे कि अति लघु उत्तरीय लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होंगे आपके, वो उनके जो क्लासेस होंगी वो बोर्ड पर मैं पढ़ा दूंगा, या फिर एक प्रकार से आपको क्वेश्चन आंसर्स की श्रृंखला चलवा दूंगा दीर्घ उत्तरीय की। तो उसमें मैं एक एक क्वेश्चंस को एक एक वीडियो के माध्यम से चर्चा कर लूँगा, ठीक है। तो चिंता करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आइए देखते हैं कि आखिरकार कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और पूछे जा सकते हैं। बीए 3rd ईयर 5th सेमेस्टर सोशियोलॉजी पेपर 2 समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान पद्धति, न्यू मॉडल पेपर होगा 2024 की परीक्षाओं के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। चलिए, 3 खंडों में आपका पेपर बटा हुआ होगा, खंड आ, खंड बा और खंड सा। खंड आ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, जिनकी संख्या 10 होती है और 10 के 10 प्रश्नों को आपको करना होता है। 50 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना होता है। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए अब देखते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न है, वैज्ञानिक पद्धति के किन्हीं 5 चरणों का नाम, या फिर अगस्त काम्टे के अनुसार वैज्ञानिक पद्धति के कितने चरण होते हैं। अगस्त काम्टे ने वैज्ञानिक पद्धति के कितने चरण के बारे में बताया है। तो चाहे ये बताओ, चाहे वैज्ञानिक पद्धति के किन्हीं 5 चरणों के नाम बताओ, दोनों में से मतलब दोनों एक ही बात है। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों प्रश्न का तात्पर्य एक ही है, मतलब एक ही है। क्लियर। चूंकि अगस्त काम्ट ने वैज्ञानिक पद्धति के 5 चरण के बारे में ही बताया है, और श्रीमती पीबी यंग जो है उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति के भी उन्होंने कई चरण बताए हैं। जॉर्ज ए लुंडबर्ग भी बताते हैं।
तो इन सभी लोगों की जो चीज़ों के बारे में ऑलरेडी मैं चर्चा कर चुका हूँ। चैप्टर वाइज वीडियो मैं प्रोवाइड करवा रहा था, तो उसमें चैप्टर नंबर 1 में ही हमने सामाजिक अनुसंधान के बारे में और उसके मुख्य चरणों के बारे में समझ लिया था उसमें, ठीक है। हालांकि यहाँ पर भी मैं आपको बताऊँगा, देखिए। अच्छा, खंड बा और सा के बारे में नहीं बताया, तो खंड बा और सा अभी मैं बता दूंगा। खंड बा में लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, 200 शब्दों में इन प्रश्नों का उत्तर लिखना होता है, ठीक है। 8 की संख्या में प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें से केवल 5 प्रश्न आपको कर देने होते हैं, 3 प्रश्न आपको छोड़ देने होते हैं। दीर्घ उत्तरीय में 4 क्वेश्चन आते हैं और 500 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। 4 क्वेश्चन में से 4 प्रश्नों में से आपको केवल 2 प्रश्न छांट करके करने हैं, जो कि आपको आ रहे होते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। अब चले, पहला प्रश्न है वैज्ञानिक पद्धति के किन्हीं 5 चरणों के नाम। तो वैज्ञानिक पद्धति की अगर बात की जाए तो सामाजिक शोध की प्रकृति चूंकि वैज्ञानिक है, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग किया जाता है और शोध का मुख्य लक्ष्य होता है वैज्ञानिक निष्कर्षों की प्राप्ति करना, समानवीकरण तथा नियमों का प्रतिपादन करना। और इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए जो साइंटिफिक मेथड होता है या वैज्ञानिक विधि होती है या वैज्ञानिक पद्धति होती है, वैज्ञानिक कार्यविधियाँ होती है, साइंटिफिक जो है प्रोसीजर होता है, उसका सहारा लेना पड़ता है। तो मतलब कि जो साइंटिफिक प्रोसीजर हैं वो क्या हैं, उसी को पूछा जा रहा है। साइंटिफिक प्रोसीजर मतलब होता है वैज्ञानिक कार्यविधि या वैज्ञानिक पद्धति, साइंटिफिक मेथड बोलते हैं वैज्ञानिक पद्धति को। तो वैज्ञानिक पद्धतियों को लेकर के अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से बताए हैं। जैसे कि प्रश्न जो पूछा गया, प्रश्नानुसार अगर देखें तो 5 प्रकार के जो है वैज्ञानिक पद्धति बताई गई है। किसने बताया? अगस्त काम्ट ने बताया है, ठीक है। अगस्त काम्ट कौन है भैया? अगस्त काम्ट जो है समाजशास्त्र के जनक है। सबसे पहली बात, 1838 ईस्वी में समाजशास्त्र को सोशियोलॉजी के नाम से उद्बोधित करते हैं ये, क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। और समाजशास्त्र का एक प्रकार से जनक या फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है इनको, अगस्त काम्ट को। बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, बहुत ही विद्वान आदमी हैं ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो अगस्त काम्ट ने वैज्ञानिक पद्धति के कुल मिलाकर के 5 चरण बताए हैं। पहला चरण क्या बताया भैया अगस्त काम्ट ने? अगस्त काम्ट ने कहा विषय का चुनाव सबसे पहले करना चाहिए। किसी भी एक प्रकार से समस्या या शोध को एक प्रकार से करने के लिए सबसे पहला तरीका होता है वैज्ञानिक पद्धति का अगर आपको प्रयोग करना है। सबसे पहली बात होती है कि आप विषय का चुनाव करें कि किस विषय का आपको शोध करना है। दूसरी बात वो कहते हैं, दूसरा चरण के बताते हैं अगस्त काम्ट, कहते हैं अवलोकन के द्वारा तथ्यों का संकलन कर लिया जाए। अवलोकन के द्वारा तथ्यों का संकलन का मतलब होता है कि जा करके जहाँ से आपको, जहाँ की घटना हो या जहाँ पर आपको शोध करना है वहाँ पर जाएं और जा करके अपनी आँखों से देख करके वहाँ से जानकारी इकट्ठा करें कि क्या क्या चीज़ें जो है हमारे शोध में लगने वाली हैं, या फिर जो भी उस घटना से रिलेटेड, उस चीज़ से रिलेटेड जानकारी हो, उसको आप खुद देख करके उससे संबंधित डाटा को इकट्ठा करें। तीसरा जो चरण होता है वैज्ञानिक पद्धति का, वो होता है तथ्यों का वर्गीकरण करें। जो आपने तथ्य वहाँ से प्राप्त किए हैं उनको आप कैटेगरी में बांट लें, वर्गीकरण कर लें उनका। जैसे कुछ तत्व होंगे जो कि आपस में समानता रखते होंगे तो उनको ए कॉलम में रख दें, बी कॉलम में दूसरे तरीके के समानता रखने वाले लोगों को रख दें, मतलब कि तथ्य को रख दें। तीसरा डाटा कुछ ऐसे बना लें, सी वाले कॉलम में रख दें। तो इस प्रकार से कई कॉलम बना करके वर्गीकरण कर करके आप आसानी से चीज़ों को समझा करके और चीज़ों को मतलब कि उसमें वर्गीकृत कर दें, ताकि क्या हो कि जब भी आपको समझना हो, आपको देखना हो कि भाई क्या चीज़ हमने कब अध्ययन किया था, किस डेट को क्या अध्ययन किया था, और एक तरीके की चीज़ों को, तो आप उसमें जैसे जनसंख्या, आपने जनसंख्या मतलब गणना करनी, जनगणना करनी है। अब जनगणना में एक प्रकार से क्या होगा, कुछ आप पुरुष होंगे, कुछ महिला होंगी, कुछ बच्चे होंगे, तो पुरुष, महिला और बच्चों का कॉलम एक में अगर कर देंगे तो दिक्कत होगी। अलग अलग पुरुष वाला कॉलम अलग बना दें, महिला वाला अलग बना दें और बच्चों वाला अलग बना दें। अब उसमें से भी आप देखते हैं कुछ पढ़े लिखे पुरुष होंगे, कुछ जो है निरक्षर होंगे, तो पढ़े लिखों को अलग कर दें, साक्षर को, और निरक्षर को अलग कर दें, महिला को, पुरुष को, ऐसे से तो एक कैटेगरी में बांट देंगे। तभी जब आप चार्ट देखेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे स्कूल में आप देखते टाइम टेबल बनता है, तो टाइम टेबल जब बनाया जाता है तो आप देखते हैं कि बहुत सरल तरीके से आप टाइम टेबल देखेंगे तो आप जान जाएंगे किस घंटे में, मतलब कि किस समय में किसका घंटा है और कौन से मास्टर पढ़ाएंगे, पूरी चीज़ें। तो उसी प्रकार से जब आप वर्गीकरण कर देंगे तथ्यों का, तो आपको समझने में आसानी होगी और बहुत ही कम समय लगेगा दोबारा जब आप उसको देखेंगे, ठीक है। तथ्यों का वर्गीकरण कर लें। चौथी बात अगस्त काम्टे कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, तथ्यों का परीक्षण कर लें कि जो तथ्य आपने इकट्ठा किए हैं वो ठीक हैं, या फिर जो आपने वहाँ से प्राप्त किया था वो तथ्य हैं या नहीं हैं, वो तथ्य ठीक हैं, सही हैं कि नहीं, उनका पूरा का पूरा जांच कर लें। इसके अलावा फिर 5वां जो चरण होता है वो होता है, फिर उसके बाद में क्या कर लें, उसके बाद में नियमों का प्रतिपादन कर दें, यानी नियम बना दें
परिकल्पना अपनी दे दें, शोध आपका पूरा हो जाता है वहीं पर। तो आप परिकल्पना दे देंगे तथ्यों को जांच परख करके। तो इस प्रकार से ये 5 चरण होते हैं किसके भाई, ये 5 चरण होते हैं अगस्त काम्टे के अनुसार वैज्ञानिक पद्धति के। इसके अलावा तो ये तो हो गया भाई अगस्त काम्टे के अनुसार, लेकिन श्रीमती पीबी यंग के अनुसार भी आपसे पूछ सकता है। श्रीमती पीबी यंग जो हैं वो कहती हैं कि कार्यकारी प्राक कल्पना का सबसे पहले निर्माण कर लें, पहला। दूसरा चरण उनका होता है तथ्यों का अवलोकन कर लें। तीसरा चरण होता है एकीकृत मतलब एकीकरण कर लें, उनका एकत्रीकरण कर लें और लेखन कर लें, उनको मतलब रख लें इकट्ठा। चौथा चरण बताती हैं लिखित तथ्यों का श्रेणियों और अनुक्रमों में वर्गीकरण कर लें, उसको बांट लें, जैसा उसमें उन्होंने बताया था वही। वैज्ञानिक सामान्यीकरण और नियमों का प्रतिपादन कर दे। सामान्यीकरण का मतलब होता है नियमों का प्रतिपादन करना, ठीक है, नियम बना दे। प्राक कल्पना का निर्माण करने के बाद में, इन प्रोसेस से गुजरने के बाद में यहाँ पर आकर के नियम प्रतिपादित कर दिया जाता है। तो यही सब होते वैज्ञानिक पद्धति के चरण कुल मिलाकर के। अच्छा, जॉर्ज लुंडबर्ग कहते हैं 4 चरण बताते हैं वैज्ञानिक पद्धति के। पहला बताते हैं जॉर्ज लुंडबर्ग कहते हैं कि कार्यकारी प्राक कल्पना सबसे पहले बना लें, फिर उसके बाद में तथ्यों का अवलोकन और लेखन कर लें, उसके बाद में फिर एकत्रित तथ्यों का अवलोकन और संगठन कर लें, फिर उसके बाद में सामान्यीकरण या नियमों का प्रतिपादन कर दें, ठीक है। तो ये 4 चरण बताए उन्होंने। लेकिन मुख्य रूप से अगर देखें तो वैज्ञानिक पद्धति के बहुत सारे चरण होते हैं। जैसे कि पहली बात, समस्या का या विषय का चुनाव कर लें, फिर उसके बाद में संबंधित साहित्य का अध्ययन कर लें जिस साहित्य पर आपको शोध करना है, फिर उसके बाद में आप इकाइयों का निर्धारण कर लें, छोटी छोटी इकाइयों में उसको बांट लें ताकि आपको अध्ययन करने में, शोध करने में आसानी हो, ठीक है। चौथी बात आपको करनी क्या चाहिए, चौथी बात आपको प्राक कल्पना का निर्माण कर लेना चाहिए। इसके बाद में प्राक कल्पना का मतलब होता है एक सिनेरियो बना ले, एक सांचा बना ले कि किस किस तरीके से हमको शोध करना है, क्या क्या करना है, सारी चीज़ें। इसके बाद में अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण करने, कहाँ पर आपको जाना है, कहाँ पर अध्ययन करना है। इसके अलावा अगला जो छठा चरण होता है वो होता है सूचनादाताओं का चुनाव कर लें कि कौन कौन से लोग होंगे जो कि हमको सूचना देंगे, ठीक है। इसके बाद में सूचना के जो स्रोत होते हैं उनको इकट्ठा कर लें, मतलब सूचना कहाँ कहाँ से आएगी उसका जानकारी आपके पास हो जाए। इसके अलावा अध्ययन के उपकरणों और प्राविधियों का निर्धारण कर लें, किस विधि का प्रयोग करना है, किस उपकरणों का प्रयोग करना है हमको शोध करने में। इसके अलावा उपकरणों और प्राविधियों का पूर्व परीक्षण कर लें कि भाई वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जैसे कि आप अगर एग्ज़ाम देने जाएँ तो पहले चेक कर लें कि भाई पेन आपका चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कि पता चले कि जब आप एग्ज़ाम लिखने बैठो तब दिक्कत हो जाए। तो इसी को बोलते हैं कि भाई पहले से उसका परीक्षण कर लें जो भी उपकरण आपके हैं शोध करने वाले। इसके अलावा 9वां जो आपका चरण होता है वो होता है भैया आप जो है क्या कर लें, तथ्यों का अवलोकन कर लें और उनका संकलन करें, तथ्यों को इकट्ठा कर लें, फैक्ट को इकट्ठा कर लें। फिर उसके बाद में 10वां चरण होता है तथ्यों का संपादन कर दें, संकेतन, वर्गीकरण और सारणीकरण कर लें, मतलब उसको बांट करके, जैसे मैंने बताया A B कॉलम वाला, आप उसको बांट लें ताकि कोई दिक्कत ना हो समझने में। फिर उसके बाद में आपका क्या करें, नियमों का प्रतिपादन कर दें, नियम फिर बना दें, शोध आपका कंप्लीट हुआ। तो इस प्रकार से इन चरणों के माध्यम से आपका शोध कंप्लीट होता है। तो ये एक प्रकार से, अगर ये प्रश्न जो मैंने आपको बताया ये दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न आपका हो गया लगभग, ठीक है। प्रश्न था तिलक उत्तरीय का, आपको 50 शब्दों में लिखना है, 5 जो है चीज़ों के बारे में आपको बता देना है, इतना लंबा आपको नहीं लिखना है। लेकिन अगर यही प्रश्न लघु उत्तरीय में पूछा जाएगा तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहें, इसीलिए मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको बता दी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। शोध समस्या क्या है, फटाफट से आप बताएंगे। शोध समस्या किसे कहते हैं भैया। शोध समस्या की अगर बात की जाए तो समस्या का चयन जो होता है वैज्ञानिक अध्ययन की आधारशिला होती है, परंतु वैज्ञानिक समस्या के चयन के लिए वैज्ञानिक अध्ययन भी बहुत ज़रूरी होता है। तो वैज्ञानिक समस्या के चयन का प्रक्रम सामान्यतः धैर्यपूर्ण, कठिन और सापेक्षित या बहुत लंबे समय का होता है, और ख़ास करके वैज्ञानिक पद्धति जो होती है उसका प्रयोग करके ही आप शोध कर सकते हैं, और शोध में वैज्ञानिक पद्धति ही ज़रूरी होती है। वैज्ञानिक पद्धतियाँ कौन कौन सी होती है उसको तो हम समझेंगे, लेकिन यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि समस्या है क्या, शोध समस्या किसे कहते हैं। तो समस्या की परिभाषा को देते हुए टाउनसेंड महोदय कहते हैं कि समस्या जो होती है एक ऐसा प्रश्नवाचक कथन है कि जिसमें एक समस्या के समाधान को प्रस्तावित किया जाता है। कार्ल लिंगर ने समस्या के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए लिखा कि समस्या एक ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य या कथन होता है जिससे यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है कि 2 या 2 से अधिक चरों में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है। मैकगुइन महोदय कहते हैं कि यदि एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है तो वास्तव में प्रश्न ही नहीं है वो। कुल मिलाकर के विज्ञान में समाधान योग्य यानी जो सॉल्वेबल समस्याएं होती हैं उनके ऊपर ही अन्वेषण किए जाते हैं। जिन समस्या का समाधान हो सकता है उसी पर शोध होता है। सामाजिक समस्या का मतलब होता है एक प्रकार से एक ऐसी चीज़ जो कि एक प्रकार से
बाधा उत्पन्न करती है किसी भी चीज़ में, ठीक है। समाज में तमाम प्रकार के या शोध करने को लेकर के तमाम प्रकार की बाधा उत्पन्न होती हैं। तो एक सुप्रस्तावित समस्या स्वयं अपना आधा समाधान होती है, ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि समस्या में ही समाधान छुपा होता है। सामाजिक समस्या कुल मिलाकर के यही होती है, ठीक है। समस्या मतलब शोध में जो तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं वही इसी से तात्पर्य लिया जाता है सामाजिक समस्या से, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। सामाजिक समस्या की अगर बात की जाए तो सामाजिक समस्या को मुख्य रूप से शोध समस्या के निरूपण को 5 चीज़ों में या 5 तत्वों की उपस्थिति अनिवार्य बताई है। एक व्यक्ति हैं R.L. एकाफ। R.L. एकाफ कहते हैं कि 5 तत्वों की उपस्थिति महत्वपूर्ण होती है खास करके किसी भी शोध समस्या में। पहली बात तो ये कि शोध उपभोक्ता और अन्य सहगामी हो। दूसरी बात, शोध समस्या का कुछ उद्देश्य हो, उद्देश्य प्राप्ति हेतु विकल्प हों, उपभोक्ता में विकल्पों की उपयुक्तता के प्रति संदेश हो, समस्या से संबंधित पर्यावरण हो। तो किसी समस्या को 2 अथवा 2 से अधिक चरों के मध्य के संबंध को प्रदर्शित करना चाहिए। किसी शोध समस्या के प्रश्नों को नैतिक या नीतिपरक मूल्यों का निर्णय संबंधित नहीं होना चाहिए निर्णय से। इसके अलावा वास्तविक शोध समस्या का जन्म मूल समस्या से ही होना चाहिए। कोई समस्या होती है, उसी समस्या के निदान के लिए ही शोध किया जाता है, तो वही शोध समस्या होती है, ठीक है। जैसे किसी मुद्दे पर रिसर्च नहीं हुआ है, जैसे अभी आपको बता दूं, जैसे कोरोना वायरस आया। अब कोरोना वायरस पर बहुत सारे शोध हुए हैं, तो कोरोना वायरस क्या है, एक शोध समस्या है। तो उसी पर रिसर्च करते हुए कोरोना वायरस जो आया उसको किस तरीके से ख़त्म किया जाए, किस तरीके से उसका एक प्रकार से वैक्सीन ढूंढी जाए, ये सारी की सारी चीज़ें समस्या है और उसी समस्या के तहत समाधान किया जाता है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन से तीसरा नंबर प्रश्न, सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा दीजिए। सामाजिक अनुसंधान क्या है भाई? सामाजिक अनुसंधान की अगर बात की जाए तो मोजर महोदय सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा, सामाजिक शोध या सामाजिक अनुसंधान बात एक ही है। सामाजिक और अनुसंधान 2 शब्दों से मिलकर के बना है सामाजिक अनुसंधान, ठीक है। अनुसंधान शब्द की उत्पत्ति एक ऐसे शब्द से हुई है जिसका अर्थ दिशाओं में जाना होता है, मतलब खोज करना, ठीक है। अनुसंधान वह व्यवस्थित वैज्ञानिक पद्धति होती है जिसमें वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग के द्वारा वर्तमान ज्ञान का परिमार्जन, उसका विकास अथवा किसी नए तथ्य की खोज करना या ज्ञान कोश में वृद्धि की जाती है, ठीक है। सामाजिक तथ्यों, घटनाओं और सिद्धांतों के संबंध में नवीन ज्ञान की प्राप्ति हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली जो वैज्ञानिक पद्धति होती है उसी को सामाजिक अनुसंधान कहा जा सकता है, या फिर सामाजिक अनुसंधान का अर्थ सामाजिक अनुसंधान या सामाजिक शोध जैसा होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। मोजर महोदय सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा देते हैं, कहते हैं कि व्यवस्थित जानकारी जो सामाजिक घटनाओं और सामाजिक समस्याओं के संबंध में की जाती है वही सामाजिक शोध कही जाती है, ठीक है। तो एक ऐसी व्यवस्थित जानकारी जो सामाजिक घटनाओं और सामाजिक समस्याओं से रिलेटेड होती है उसी को सामाजिक समस्या मतलब सामाजिक अनुसंधान या सामाजिक शोध कहते हैं। श्रीमती पी.बी. यंग कहती हैं कि सामाजिक तथ्य जो होते हैं परस्पर संबंधित प्रक्रियाओं की विधिवत खोज और विश्लेषण सामाजिक शोध होता है, ठीक है। तो सामाजिक तथ्य कोई है उसी का परस्पर उससे संबंधित जो प्रक्रियाएं होती हैं उसी का विधिवत खोज किया जाता है, वही सामाजिक शोध होता है। विश्लेषण किया जाता है, वही सामाजिक शोध होता है। मुनरो कहते हैं कि शोध उन समस्याओं के अध्ययन की एक विधि होती है जिन्हें अपूर्ण अथवा पूर्ण समाधान तथ्यों के आधार पर ढूंढना होता है। सामाजिक अनुसंधान का चैप्टर जो है उसको मैंने पढ़ाया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। कुल मिलाकर के सामाजिक समस्या की बात की जाए तो सामाजिक समस्या की कई विशेषताएं होती हैं, जैसे सामाजिक जीवन से संबंधित होती है सामाजिक समस्या, पहली बात। दूसरी बात ये कि पारस्परिक संबंधों की खोज करती सामाजिक समस्याएं। तीसरी बात यह है कि विश्वसनीय ज्ञान की प्राप्ति होती सामाजिक समस्या से, सामाजिक अनुसंधान से। इसके अलावा चौथी बात है, सामाजिक अनुसंधान जो होता है सामाजिक प्रगति में सहायता करता है, नवीन और प्राचीन तथ्यों की खोज करता है, पुराने तथ्यों का पुनर्सत्यापन करता है, मतलब उनको सही करता है, अच्छा करता है। सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति वैज्ञानिक होती है। सामाजिक अनुसंधान अनुभवपरक होता है, सामाजिक सिद्धांतों के निरूपण में सहायक होता है। सामाजिक अनुसंधान का सैद्धांतिकी व प्रकार्यात्मक उपयोग किया जाता है। तो कुल मिलाकर के सामाजिक अनुसंधान से अज्ञानता का नाश होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, वैज्ञानिक ज्ञान में बढ़ोतरी होती है, भविष्य करने में भी सहायता मिलती है, इसके भविष्यवाणी करने में। सामाजिक कल्याण होता है सामाजिक अनुसंधान से, समाज में सुधार होता है, प्रभावशाली सामाजिक नियंत्रण हो जाता है, सोशल कंट्रोल को बढ़ावा मिलता है, प्रभावशाली खास करके समाज सुधारक तो बहुत सारे हुए हैं जो कि एक प्रकार से इसी शोध का ही परिणाम है, ठीक है। इसके अलावा सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए भी उपयोगी होता है, राष्ट्रीय एकता के लिए ज़रूरी होता है सामाजिक अनुसंधान। तो ये सभी चीज़ों के लिए उपयोगी है कुल मिलाकर के
ये है सामाजिक अनुसंधान, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। चौथा प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न है अनुसंधान अभिकल्प क्या है। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अनुसंधान अभिकल्प किसे कहते हैं, या अनुसंधान अभिकल्प क्या है, बताइएगा सभी लोग फटाफट से। अनुसंधान अभिकल्प से आपका क्या तात्पर्य है, या इसका मतलब क्या है, आप क्या समझते हैं अनुसंधान अभिकल्प से। तो अनुसंधान अभिकल्प की परिभाषा दी है एकॉफ महोदय ने। एकॉफ महोदय कहते हैं कि अभिकल्प जो है वह प्रक्रिया होती है जिससे किसी समस्या समाधान के लिए निर्णयों को क्रियान्वित किया जाता है, निर्णयों को आगे बढ़ाया जाता है, निर्णयों को एक प्रकार से क्रियान्वित किया जाता है किसी अपेक्षित परिस्थिति को नियंत्रित करने की दिशा में। यह एक संकलित पूर्व अनुमान की प्रक्रिया होती है, अनुसंधान अभिकल्प। ठीक है, मतलब पूर्व अनुसंधान की प्रक्रिया होती है, पूर्व अनुमान की प्रक्रिया होती है ये। ठीक है, कालिंगर महोदय कहते हैं कि अनुसंधान अभिकल्प नियोजित अन्वेषण की वह योजना होती है, संरचना अथवा अनुसंधान व्यूह नीति होती है, जिसके आधार पर अनुसंधान प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जाते हैं और प्रसारण और नियंत्रण किया जाता है। कुल मिलाकर के अनुसंधान अभिकल्प जो होता है अन्वेषण की विशिष्ट आधारभूत योजना होती है, एक नियोजन होता है कि भाई किन किन चरणों के माध्यम से हमको अनुसंधान करना है। पहले से जो योजना बना ली जाती है उसी को मतलब कि अनुसंधान अभिकल्प कहा जाता है। ठीक है, जैसे कोई योजना आपने पहले बना ली, ठीक है, आपने संरचना बना ली, कोई व्यूह नीति बना ली कि ऐसे से हमको युद्ध करना है, ऐसे हमको शोध करना है, कुछ भी। जैसे व्यूह चक्रव्यूह पहले से बना लिया था किसने, आचार्य द्रोणाचार्य ने। तो द्रोणाचार्य आप देखते हैं क्या बना लिया था भैया, पहले से ही व्यूह की रचना कर ली थी कि भाई युद्ध आज हम चक्रव्यूह के माध्यम से करेंगे, या गरुड़ व्यूह के माध्यम से करेंगे, त्रिशूल व्यूह के माध्यम से करेंगे। ये सब व्यूह होते हैं, सेना में बनाए जाते हैं, तो इनके माध्यम से आज युद्ध करना। तो उस दिन उन्होंने चक्रव्यूह बनाया था। ठीक है, तो पहले से नियोजित कर लेना कि भाई हमको किस तरीके से शोध करना है। तो वही शोध अभिकल्प का मतलब, शोध का मतलब यही होता है कि पहले से एक नियोजन कर लेना कि भाई हमको इस ट्रैक पर इस पहलू से होकर के गुजरना है और इस प्रकार के हमको शोध करना है। एक सांचा बना लेना पहले से ही। जैसे आप पहले आम बनाते थे तो पेंसिल से पहले आप बना लेते थे, फिर उसके बाद में उस पर राड चढ़ाते थे। तो पेंसिल से बनाया हुआ जो आम है वही अभिकल्प होता है। फिर उसके ऊपर ऊपर अगर आप चढ़ाते, उसमें रंग भरते हैं, पत्तियां, मतलब उसमें पत्तियों में हरा रंग भरते हैं, आम में पीला रंग भरते हैं। फिर उस प्रकार से जो आप ये रंग भरने की प्रक्रिया, उसको सजावटी की प्रक्रिया, वो सब होती है एक प्रकार से सामाजिक अनुसंधान। लेकिन उससे पहले एक प्रकार से जो नियोजन या जो योजना बनाई जाती है उसी को बोला जाता है अनुसंधान अभिकल्प। अब मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा। तो अनुसंधान अभिकल्प अन्वेषण की विशिष्ट आधारभूत योजना, संरचना और व्यूह नीति होती है, जिसमें प्रयोज्यों का स्वतंत्र चर के स्तरों के अनुसार वितरण और स्वतंत्र चर या चरों की प्रहसन प्रक्रियाएं और संबंधित सांख्यिकीय विश्लेषण की योजना सम्मिलित होती है। क्लियर। अनुसंधान अभिकल्प की कई सारी विशेषताएं होती हैं। जैसे कि अगर बात की जाए, पहली विशेषता इसकी यही है। पहली विशेषता क्या है भाई, पहली विशेषता इसकी है कि अनुसंधान अभिकल्प जो है अन्वेषण की विशिष्ट और आधारभूत योजना है। दूसरी बात इसकी ये होती है भाई, इसकी मतलब कि अनुसंधान अभिकल्प की कि अनुसंधान अभिकल्प अन्वेषण की विशिष्ट और आधारभूत संरचना तो है ही। इसके अलावा अनुसंधान अभिकल्प अन्वेषण की विशिष्ट और आधारभूत अनुसंधान व्यूह नीति भी है। अनुसंधान अभिकल्प में प्रयोज्यों का अध्ययन इकाइयों को स्वतंत्र चर के स्तरों के अनुसार अलग अलग समूहों में वितरित किया जाता है। अनुसंधान अभिकल्प में स्वतंत्र चरों की प्रहसन या प्रहस्तन प्रक्रियाएं भी सम्मिलित होती हैं। अनुसंधान अभिकल्प में संबंधित सांख्यिकीय विश्लेषण की योजना भी होती है। मतलब जो प्रश्नावली और एक प्रकार से जिस तरीके से एक वर्गीकरण, प्रश्नावली, साक्षात्कार किस करके क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, सारी चीज़ों का निर्माण पहले से कर लेना। एक जो परिकल्पना का निर्माण होता है या प्राक कल्पना का निर्माण होता है, सेम वही होता है ये भी चीज़ें। ठीक है, तो ये एक प्रकार से अनुसंधान अभिकल्प होता है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 5वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। साहित्यिक चोरी क्या होती है, फटाफट से आप बताएंगे। साहित्यिक चोरी किसे कहते हैं बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इसी प्रकार से पढ़ते रहें अच्छे तरीके से। साहित्यिक चोरी क्या है भाई, फटाफट से आप बताएंगे। साहित्यिक चोरी की अगर बात की जाए तो साहित्यिक चोरी जो होती है, जिसको आप कॉपीराइट बोलते हैं, उसी को साहित्यिक चोरी बोला जाता है। साहित्यिक चोरी जो है जानबूझकर या अनजाने में हो सकती है, और हमें इस बात का ज्ञान भी होना चाहिए किसी साहित्यिक सामग्री का जिसको कहा जाता है, और मतलब कि क्या साहित्यिक चोरी क्या है क्या नहीं है। इसको खास करके ऐसे हम समझ सकते हैं कि अगर आप कोई काम करते हैं, जैसे किसी दूसरे के काम को अपने नाम से आप प्रयोग में लाते हैं, तो पहला साहित्यिक चोरी वही हो गई।
दूसरी बात ये साहित्यिक चोरी होती है कि अगर हम दूसरे के विचारों और शब्दों की नकल करते हैं और उनका श्रेय खुद लेते हैं, मतलब उनका श्रेय उनको नहीं देते हैं, खुद लेते हैं, तो वो भी साहित्यिक चोरी हो जाएगी। तीसरी बात ये कि यदि हम कॉपीराइट छवियों या संगीत को डाउनलोड करते हैं और उन्हें अपने अनुरूप में प्रस्तुत करते हैं तो वो भी कॉपीराइट होगी। मतलब आपने किसी की वीडियो डाउनलोड करी, उसको एडिटिंग कर करके फिर उसको आपने यूट्यूब पर डाल दिया या भी कुछ भी किया, वो भी कॉपीराइट होता है। तो अगर कोई व्यक्ति जो है कोई वीडियो उठा करके किसी मतलब से मैंने कोई भी मतलब ये वीडियो डाली, अब कोई व्यक्ति अपने चैनल पर इस वीडियो को उठा करके डाल दे मेरे इस वीडियो को, तो वो कॉपीराइट हो जाएगा। मैं चाहूँ तो उसका चैनल भी डिलीट कर सकता हूँ यूट्यूब से, अगर मैं चाहूँ तो डिलीट कर सकता हूँ चैनल, ठीक है। मतलब अगर ऐसा कोई करता है। अच्छा, इसके लिए छूट क्या दी जाती है कि भाई अगर आप इसका शॉर्ट वीडियो बनाना चाहते हैं वीडियो काट करके, तो आप शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप वीडियो के बीच से शॉर्ट काट करके बना सकते हो, उसके लिए परमिशन है। आप वॉइस का उपयोग कर सकते हैं, इसके लिए परमिशन होती है। लेकिन अगर आप पूरी की पूरी वीडियो डाल ही दे रहे हैं या फिर वीडियो डाउनलोड करके उसका एडिटिंग कर ले रहे हैं फिर उसको डाल दे रहे हैं अपने चैनल पर, तो फिर ये मूर्खता है और ये कॉपीराइट होगा। और कॉपीराइट क्लेम में आपका मोनेटाइज कभी नहीं होगा चैनल, आपको पैसा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगर जैसे कोई व्यक्ति चाहेगा, कोई जो चैनल का ओनर है वो चाहेगा तो वो कॉपीराइट मतलब कि कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम कर देगा, तो आपका चैनल भी या वीडियो डिलीट हो जाएगा। रिमूवल एक्सेप्ट एक दो बार करेगा, फिर उसके बाद में स्ट्राइक दे देगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये कॉपीराइट होता है। अब अच्छा, शोध में बहुत सारे कॉपीराइट होते हैं, क्योंकि किसी मुद्दे पर शोध लगभग 100 बार 500 बार हो जाते हैं किसी एक मुद्दे पर। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि लोग भाई वही कंटेंट तो वही है ना, तो उसमें चोरी हो ही जाती है कहीं ना कहीं पे। तो कभी कभी क्या होता है, एक ही मुद्दे पर शोध अगर आप करते हैं जिस पर बार बार शोध हो चुका है, तो फिर दिक्कत की बात है। आप शोध की समस्या का चुनाव या विषय का चुनाव ऐसा करें जिस पर शोध पहले ना हुआ हो, या शोध हुआ हो बहुत कम शोध हुआ हो, या अच्छा शोध ना हुआ हो, तो आप उस पर शोध करके एक गहरी रिसर्च करें, ठीक है। तो अगर आप कोई चीज़ एक प्रकार से नकल करते हैं, कोई अधिक शब्दों को आप उठा लेते हैं, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा कर मतलब कि कुल मिलाकर के आप क्या है कि दूसरी चीज़ों का प्रयोग आप अपने नाम से करते, तो वो साहित्यिक चोरी होती है। साहित्यिक चोरी की बात किया तो इसके कई प्रकार होते हैं। साहित्यिक चोरी का तात्पर्य बौद्धिक चोरी के कार्य से होता है। सरल शब्दों में अगर कहें तो किसी के विचारों की प्रतिलिपि बनाना, उसका उपयोग करना और स्रोत का उल्लेख किए बिना, स्रोत को श्रेय दिए बिना, मतलब आप अगर आप काम कर रहे हैं तो उसी को साहित्यिक चोरी कहते हैं। भाई जिससे आपने लिया है उसका अगर नाम मेंशन कर देंगे, भाई इसका क्रेडिट जो है फलाने व्यक्ति को जाता है जिससे आपने चुराया है, तो फिर वो ठीक बात है। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं कि आपने केवल डाल दिया या केवल आपने उसको उठा लिया, उस वहाँ से कंटेंट उठाया और अपने चैनल पर डाल दिया या कहीं पर कुछ किया, क्रेडिट नहीं दिया, तो फिर वो कॉपीराइट में आता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो यदि हम किसी अन्य लेखक द्वारा किए गए कार्य का श्रेय ले रहे हैं तो जान लें कि आपको नैतिक और कानूनी परिणाम भुगतने पड़ेंगे। साहित्यिक चोरी के वास्तव में कई प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ते हैं। तो साहित्यिक चोरी तो जानबूझ करके लोग करते हैं। एक स्रोत आधारित साहित्यिक चोरी होती है, जैसे कि आप देखते हैं चोरी, साहित्यिक चोरी का प्रकार होता है स्रोत आधारित चोरी। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति एक निश्चित स्रोत से सामग्री का उपयोग करता है, लेकिन इसे गलत तरीके से या द्वितीयक संदर्भों में उसको एक प्रकार से उद्धृत करता है, उसको आगे बढ़ाता है। एक होता है मोजेक साहित्यिक चोरी, एक होता है स्व साहित्यिक चोरी, एक होता है आकस्मिक साहित्यिक चोरी, ठीक है। कुछ व्यक्ति जानबूझ करके करते हैं। ऐसा आकस्मिक चोरी जो होती है जब कोई व्यक्ति अनजाने में किसी अन्य लेखक की सामग्री का उपयोग करता है। और आकस्मिक साहित्यिक चोरी के मामले में इन दिनों बढ़ते जा रहे हैं लगातार, चूँकि लोग जान नहीं पा रहे हैं कि भाई ये किसका कंटेंट है और मैंने उठा करके डाल दिया, इसको अपलोड कर दिया या इसको शोध समस्या में ले लिया, ठीक है। स्व साहित्यिक चोरी जो होती है, इस चोरी का एक प्रकार से इसमें क्या होता है कि आप जिसमें क्या होता है कि एक लेखक जानबूझ करके या अनजाने में अपने प्रकाशित काम की नकल करता है और उसका उपयोग खुद ही करता है, कि जैसे रीयूज कंटेंट जिसको आप कहते हैं, तो वो होता है स्व साहित्यिक चोरी। मोजेक साहित्यिक चोरी जो होती है वो चोरी होती है, साहित्यिक चोरी का भी प्रत्यक्ष होता है, मतलब साहित्यिक चोरी भी प्रत्यक्ष होती है और मोजेक, लेकिन जो चालाक होते हैं, क्योंकि अधिकांश साहित्यिक चोरी मतलब कि जो चोर होते हैं वो ऐसे चीज़ों का पता लगा मतलब कि करते हैं, ऐसी चोरी करते हैं जिसका पता लगाना मुश्किल होता है कि भाई ये चुराया कैसे गया है। तो ऐसी स्थिति में वो होती है मोजेक साहित्यिक चोरी, ठीक है। तो इस प्रकार साहित्यिक चोरियाँ होती हैं शोध में, सामाजिक शोध में इस प्रकार की चोरियाँ जानबूझ करके चोरी की जाती है। तो आप सभी को पता होगा कि भाई जब आप मतलब जब कोई व्यक्ति जानबूझ कर किसी अन्य लेखक की सामग्री को पांडुलिपि की नकल करता है और उसके अपने नाम से प्रकाशित कर देता है, तो फिर वो होती है साहित्यिक चोरी, मतलब कि जानबूझ कर की गई चोरी, ठीक है। तो इस साहित्यिक चोरी के बारे में कई बातें हो गई।
अगला प्रश्न है वर्णनात्मक अनुसंधान क्या होता है, फटाफट से आप बताएंगे। वर्णनात्मक अनुसंधान के बारे में आप बताएं, फटाफट से आप बताएंगे वर्णनात्मक अनुसंधान क्या होता है भाई। तो वर्णनात्मक अनुसंधान की अगर बात की जाए तो इसमें क्या होता है, अच्छा सभी अनुसंधान समान प्रकृति के नहीं होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं और सामाजिक अनुसंधान के कई प्रकार होते हैं। उन्हीं में से एक प्रकार है वर्णनात्मक अनुसंधान। सामाजिक घटनाओं की प्राकृतिक विविधतापूर्ण होने के कारण से विभिन्न अध्ययन विषयों तथा अध्ययन विषयों और इसके अलावा अध्ययन के उद्देश्यों के अनुसार सामाजिक अनुसंधान की रूपरेखा भी अलग अलग होती है। और अनुसंधान का उद्देश्य कभी पुराने नियमों का सत्यापन करना, कभी नए सिद्धांतों की रचना करना होता है, तो कभी अनुसंधान के द्वारा उन दशाओं को ज्ञात किया जाता है जिनकी सहायता से किसी विशेष समस्या का समाधान करने के व्यवहारिक तरीकों को समझा जा सके। तो अनेक सामाजिक घटनाएं इस तरह की होती जिन्हें समझने के लिए उनके बीच तुलना करना आवश्यक होता है। तो वर्णनात्मक जो अनुसंधान होता है अगर उसकी बात की जाए तो उसी में से सामाजिक अनुसंधान जो होता है उसी में से एक प्रकार, सामाजिक अनुसंधान का एक प्रकार है वर्णनात्मक अनुसंधान। एक होता है ऐतिहासिक अनुसंधान, एक होता है तुलनात्मक अनुसंधान, एक होता है अन्वेषणात्मक अनुसंधान और एक होता है प्रयोगात्मक अनुसंधान। तो जो वर्णनात्मक अनुसंधान पद्धति है यही हम लोगों को समझना है। वर्णनात्मक अनुसंधान पद्धति जो होती है वो शोध खास करके एक ऐसा शब्द होता है वर्णनात्मक जिसका उद्देश्य होता है विषय या समस्या के संबंध में वास्तविक तथ्यों को एकत्रित करके उनके आधार पर एक विवरण प्रस्तुत करना। सामाजिक जीवन में कई सामाजिक पक्ष या कई संबंधित सामाजिक जीवन से संबंधित कई सारे पक्ष होते हैं जिनके संबंध में हमको भूतकाल में कोई गहन अध्ययन नहीं किए होते हैं और ऐसी दशा में आवश्यक हो जाता है कि सामाजिक जीवन से संबंधित विभिन्न पक्षों के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाए, वास्तविक तथा सूचना एकत्रित की जाए और मतलब उन्हें जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। वर्णनात्मक शोध की अगर बात की जाए तो वर्णनात्मक शोध मतलब कि ऐसा शोध जिसमें खूब ज़्यादा वर्णन किया जाए, विस्तार से किसी समस्या के समाधान के बारे में बताया जाए, वो होता है वर्णनात्मक शोध। सबसे पहली बात तो ये है कि वर्णनात्मक शोध जो होता है अनुसंधान में विषय या समस्या के विभिन्न पक्षों पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालता है। यदि किसी विषय में संबंधित या किसी विषय संबंधित कोई अध्ययन पूर्व में नहीं किया गया हो तो उसके अध्ययन के लिए वर्णनात्मक शोध को ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि उसके बारे में विस्तार से जानना जरूरी होता है। अगर शोध आप पहली बार कर रहे हैं उस पर या आप शोध कोई हो चुका है तो सबसे पहले आप वर्णनात्मक पद्धति का प्रयोग करें, वर्णनात्मक शोध आप करें ताकि आप उस चीज़ों पर ज़्यादा अच्छे तरीके से लिख पाएंगे, ठीक है। और जो वर्णनात्मक शोध होता है इस प्रकार के अध्ययन में समानता किसी जो है मतलब कि प्राक कल्पना का निर्माण पहले से नहीं किया जाता है, क्योंकि वर्णनात्मक उसमें प्राक कल्पना बनाना या अभिकल्प बनाना उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। वर्णनात्मक शोध के विभिन्न चरण और विभिन्न विधियां होती हैं, उन्हीं के माध्यम से ये संपन्न होता है। वर्णनात्मक अनुसंधान में शोधकर्ता की भूमिका एक समाज सुधारक या भविष्यवक्ता के रूप में ना होकर के एक वैज्ञानिक अथवा निष्पक्ष आलोचनकर्ता के रूप में होती है, वो होता है वर्णनात्मक अनुसंधान, ठीक है, पद्धति। वर्णनात्मक अनुसंधान पद्धति का उद्देश्य होता है समूह तथा परिस्थिति के लक्षणों का शुद्ध वर्णन करना, किसी चर की आकृति निश्चित करना, चर मतलब किसी वस्तु या किसी चीज़ की आकृति को निश्चित करना कि क्या है, और इसके अलावा चरों के सहचर के विषय में पता लगाना कि उसके एक प्रकार संबंधित और भी चीज़ें क्या क्या हैं। तो ये होता है एक प्रकार से वर्णनात्मक अनुसंधान। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है भाई, 7वां नंबर प्रश्न है तथ्य संकलन के प्रमुख साधन बताइए। तथ्य संकलन मतलब होता है डाटा, ठीक है। तथ्य संकलन का मतलब होता है डाटा को इकट्ठा करना, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। डाटा कलेक्शन बोलते हैं तथ्य संकलन को। तो डाटा जो होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी डाटा, एक होते हैं द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी डाटा, ठीक है। तो अगर बात की जाए डाटा की तो समाज शास्त्र में, मनोविज्ञान में, शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में जब भी आप कोई शोध करते हैं तो उसमें एक प्रकार से आप कुछ तथ्यों को, कुछ फैक्ट को इकट्ठा करते हैं। तो उन्हीं फैक्ट को इकट्ठा करते कैसे हैं उसके लिए कुछ साधनों की आवश्यकता होती है। उन्हीं साधनों को एक प्रकार से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भाई तथ्य संकलन के या डाटा को इकट्ठा करने के लिए, जानकारी को इकट्ठा करने के लिए किन किन चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है, कैसे कैसे। तो खास करके तथ्यों का संकलन के लिए आपको कई सारी विधियों का सहारा लेना पड़ता है, जैसे कि सबसे पहली बात प्रेक्षण विधि होती है। प्रेक्षण विधि की अगर बात की यानी जिसको आप ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, किसी को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं बार बार और उसके बाद में ऑब्जर्व करने के बाद में आप उसके बारे में जानकारी ग्रहण कर पाते, चाहे व्यक्ति चाहे वस्तु के बारे में, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि अगर बात की जाए, जैसे दूसरी चीज़ ये होती है कि
साक्षात्कार, आप किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो उससे डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं या इंटरव्यू कर सकते हैं उससे जाकर के, ठीक है। तो साक्षात्कार विधि वो होती है। तीसरी विधि होती है भाई तथ्य संकलन की अनुसूची विधि, शेड्यूल विधि। अनुसूची के माध्यम से आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अभी चर्चा करेंगे अनुसूची के बारे में। चौथी बात होती है प्रश्नावली विधि, यानी कि क्वेश्चन, आप क्वेश्चन लिख करके एक प्रकार से और उसका उत्तर मंगवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पांचवी होती है समाज मिति विधि, ठीक है। और इसके अलावा छठी विधि होती है व्यक्तिगत अध्ययन विधि यानी केस स्टडी। सातवीं होती है व्यक्तिगत यानी केस हिस्ट्री। इसके अलावा वस्तुपरक मापनियाँ बहुत सारी होती हैं, ऑब्जेक्टिव स्केल यानी निर्धारण मापनी, पदांकन मापनी, चिन्हांकन सूची। इन सभी से भी एक प्रकार से तथ्यों को, डाटा को इकट्ठा किया जाता है। एक होता है मनोवैज्ञानिक परीक्षण। अच्छा, मनोवैज्ञानिक परीक्षण में कई प्रकार के होते हैं, एक बुद्धि का परीक्षण, एक अभियोग्यता परीक्षण, एक अभिरुचि यानी एप्टीट्यूड और एटीट्यूड दोनों का परीक्षण, इंटेलिजेंस परीक्षण, ठीक है। व्यक्तित्व परीक्षण यानी कि जो आपका पर्सनालिटी है उसका टेस्ट किया जाता है। तो ये सब एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक परीक्षण होते हैं। और एक होता है अभिवृत्ति परीक्षण, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये सब होते हैं तथ्य को इकट्ठा करने के तरीके, जिनके माध्यम से हम लोग डाटा को या सूचना को प्राप्त कर पाते हैं, जान पाते हैं, ठीक है। तो ये हो गए तथ्य संकलन के प्रमुख साधन। 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, प्रश्नावली विधि से आप क्या समझते हैं। प्रश्नावली विधि क्या है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्नावली विधि से आप क्या समझते हैं, बताइए। सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे प्रश्नावली विधि के बारे में। प्रश्नावली विधि जो होती है उसका मतलब होता है, चूँकि मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के आंकड़ों के संग्रह के मंत्र के रूप में प्रश्नावली की लोकप्रियता बहुत रही है। प्रश्नावली और अनुसूची में बहुत अधिक समानता है। अनुसूची और प्रश्नावली में यदि कोई महत्वपूर्ण अंतर है तो केवल एक ही अंतर है कि वह यह है कि प्रश्नावली के प्रश्नों को उत्तरदाता स्वयं करता है। मतलब उत्तरदाता जो होता है, उत्तर देने वाला जो होता है। प्रश्नावली विधि जो होती है, प्रश्नावली विधि में जैसे कि मैं बताऊं, मैं प्रश्नावली विधि के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहा हूं। जैसे कि मैंने खुद ही प्रश्न रखा है और खुद ही उत्तर मैं आपको बता रहा हूं, ये हो गई प्रश्नावली विधि, ठीक है। लेकिन जो आपका ये होता है अनुसूची विधि, अनुसूची विधि में क्या होता है कि प्रश्नों के उत्तर अध्ययनकर्ता या अनुसंधानकर्ता करता है। मतलब प्रश्नों का उत्तर जो होता है, प्रश्न आपके होते हैं और उत्तर कोई दूसरा देता है, तो वो होती है अनुसूची। प्रश्नावली में चूंकि प्रश्नों का उत्तरदाता ही भरता है, अतः इसे भरने के लिए कभी कभी डाक द्वारा उत्तरदाताओं के पास भी भेजा जाता है। इस प्रकार प्रश्नावली को डाक द्वारा प्रेषित प्रश्नावली भी कहते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो प्रश्नावली जो होती है उसका उत्तर खुद ही व्यक्ति देता है जो प्रश्नकर्ता होता है, और जो अनुसूची होती है उसमें प्रश्न लिख करके और भेज दिया जाता है, उसका उत्तर जो है वो मतलब कोई व्यक्ति जो होता है जो शोध किया होता है उस विषय पर, वो उसको दे देता है। जैसे कि आप रात में बैठे और आपको कोई चीज़ नहीं पता चला, कोई सवाल, तो आप व्हाट्सएप कर देते हैं अपने गुरुजी के पास कि सर जी ये फला सवाल आज नहीं लगा है, इसको आप लगा करके भेज दो, तो वहाँ से एक प्रकार से वो लगा करके भेज देते हैं। और तो ये हो गई अनुसूची विधि। लेकिन अगर आपके मास्टर साहब क्या करें, क्वेश्चन कई सारे सवाल लगा करके कॉपी में और व्हाट्सएप करके आपके पास भेज दें, पहले से सवाल भी लिखा रहे, प्रश्न भी और उत्तर भी लिखा रहे, तो होती है प्रश्नावली विधि। तो प्रश्नावली विधि में प्रश्न और उत्तर दोनों ही एक प्रकार से लिख करके आपके पास भेजा जाएगा, जिससे आप आगे शोध कर सके, आगे जान सके, ठीक है। लेकिन अनुसूची विधि में आपको प्रश्न करना पड़ेगा, उसके अंदर उत्तर आपके पास लिख करके आएगा। क्लियर। तो ये होते हैं एक प्रकार से विधियाँ जिसके माध्यम से आप डाटा को इकट्ठा करते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्नावली विधि के बारे में आप समझ में आ गया कि प्रश्नावली विधि क्या होती है। प्रश्नावली की परिभाषा को देते हुए गुट और हार्ट कहते हैं कि सामान्य रूप से प्रश्नावली का अर्थ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की उस प्रणाली से होता है जिसमें एक पत्रक, प्रारूप या प्रपत्र का उपयोग किया जाता है, जिसे उत्तरदाता स्वयं भरता है, ठीक है, या स्वयं करता है। क्लियर। अच्छा, प्रश्नावली की अगर बात की जाए तो प्रश्नावली की कई विशेषताएं होती हैं, जैसे कि प्रश्नों का प्रपत्र होता है, उद्दीपक के रूप में प्रश्न होते हैं इसमें, उत्तरदाता प्रश्नावली स्वयं भरता है, और विस्तृत अध्ययन होता है इससे, तथ्यों और मतों का अध्ययन होता है, स्वप्रशासित यंत्र होता है, डाक द्वारा भेजने की सुविधा भी इसमें होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में अगर बात की जाए तो ये सब अच्छी प्रश्नावली की विशेषताएं हैं। क्लियर। प्रश्नावली का उद्देश्य होता है कि आप जो है बहुत जल्दी से काम हो जाता है, कम खर्चीली होती है, कम मेहनत लगता है, कम समय लगता है, विस्तृत अध्ययन हो जाता है, व्यवस्थित अध्ययन होता है, वस्तुपरक अध्ययन होता है, अध्ययन की सुविधा एक प्रकार से के लिए प्रश्नावली विधि का प्रयोग लोग करते हैं। तो ये होती है प्रश्नावली, ठीक है। आगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है वर्गीकरण विधि क्या होती है। 9वां नंबर प्रश्न है वर्गीकरण विधि। वर्गीकरण विधि को मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा, शुरुआत में ही मैंने बता दिया था। वर्गीकरण विधि का मतलब होता है किसी चीज़ को कॉलम में बांट करके पढ़ना। जैसे कि आप जनसंख्या करते हैं, जनगणना करते हैं, तो जनगणना में आपने बांट लिया कि भाई देखिए यहाँ पर मान लेते हैं
तीन चीज़ कालम मैंने बनाया। अब तीन कालम में मैंने ऐसे कर लिया, इसको वर्गीकरण कर लिया कैसे। अब यहाँ पर मैंने लिख लिया क्या भाई, यहाँ पर मैंने लिख लिया, यहाँ पर मैंने लिख लिया मेल, यहाँ पर मैंने लिख लिया फीमेल और यहाँ पर लिख लिया चिल्ड्रन। ठीक है, अब देखें यहाँ पर क्या हो गया, मेल फीमेल चिल्ड्रन हो गया। अब यहाँ पर मान लेते हैं इसमें मैंने मेल लिखा, अब इस मेल में और फीमेल में दो दो कैटेगरी आप कर लीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, एक मेल में क्या हो गया, एक मेल में मतलब कि क्या हो गया, एक मेल ऐसे हैं साक्षर हैं उसको इसमें रखेंगे, जो साक्षर नहीं है उस निरीक्षण इसमें रखेंगे। इसी प्रकार से फिर फीमेल में ऐसे कैटेगराइज करेंगे, तो क्या होगा कि आप जो है समझ पाएंगे कितने लोग पढ़े हैं, कितने लोग नहीं पढ़े हैं। ठीक है, महिलाओं की संख्या कितनी है, पुरुषों की संख्या कितनी है, बच्चों की संख्या कितनी है, लड़कों की कितनी संख्या, लड़कियों की कितनी संख्या है। ये सारी चीज़ें आप तभी जान पाएंगे अगर इकट्ठे आप जो है करते चले जाएंगे जनगणना, तो फिर उसमें फिर दिक्कत होगी आपको समझने में। इसीलिए जो वर्गीकरण विधि होती है बड़ी सुटेबल होती है, बड़ा सरल होता है। इसमें वर्गीकरण विधि का सीधा सा मतलब होता है जैसे कि आप यूट्यूब पर हमारी वीडियो देखते हैं, अब यूट्यूब पर जो वीडियो वाला कॉलम है उसमें आपको वीडियोस केवल मिलती हैं। ठीक है, लेकिन आप कहते हैं कि सर जी प्लेलिस्ट बना दो। प्लेलिस्ट क्यों आप बनाने को बोलते हैं, क्योंकि प्लेलिस्ट बनाते हैं तो सरल हो जाता है आपको पढ़ना, क्योंकि एक वर्गीकरण हो जाता है कि भाई फलाने सेमेस्टर की वीडियो इसमें ही है, मतलब फलाने सेमेस्टर की वीडियो आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेंगी, दूसरे प्लेलिस्ट में आपको दूसरे सेमेस्टर की वीडियो, फिर इस सब्जेक्ट की वीडियो, उस सेमेस्टर की वीडियो आप प्लेलिस्ट में देखते तो बड़ा आसान होता है। लेकिन अगर वीडियोज़ वाले कॉलम में आप जाएंगे तो उसमें मिक्सचर होता है, थर्ड सेमेस्टर भी, फिफ्थ सेमेस्टर भी, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, सब उसी में मिक्सचर है। ऐसी स्थिति में आप उसमें वीडियो देखने में थोड़ा सा आप मतलब कि समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में प्लेलिस्ट काम आती है या वर्गीकरण विधि काम आती है, तो वही वर्गीकरण विधि प्लेलिस्ट बनाना। क्लियर, आपको मैं समझा रहा हूँ आपकी अपनी भाषा में ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। वर्गीकरण की परिभाषा को देते हुए एलहांस महोदय कहते हैं कि तकनीकी दृष्टि से वर्गीकरण का अर्थ सादृश्यताओं व समानताओं के अनुसार तथ्यों को समूह और वर्गों में व्यवस्थित करने की एक प्रक्रिया होती है। कोनोर महोदय कहते हैं कि वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तथ्यों की उनकी समानता और निकटता के आधार पर समूहों और वर्गों में क्रमबद्ध रूप से उसको बांटा जाता है। व्यक्तिगत इकाइयों की भिन्नता के लिए पाए जाने वाले गुणों की एकात्मकता को व्यक्त किया जाता है। कुल मिलाकर के वर्गीकरण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संकलित तथ्यों को समानता, निकटता और भिन्नता के आधार पर समूहों और वर्गों में हम लोग व्यवस्थित करते हैं, बांटते हैं, जिससे क्या होता है, तथ्यों में स्पष्टता, सरलता आ जाती है और बोधगम्यता आ जाती है, आप बहुत जल्दी उसको समझ पाते हैं। ठीक है, वर्गीकरण जो होता है संकलित तथ्यों का उपचार करने की एक प्रक्रिया है। वर्गीकरण के द्वारा तथ्यों को समूहों और वर्गों में व्यवस्थित किया जाता है। अनुसंधान द्वारा संकलित और अव्यवस्थित होते हैं, चूँकि अगर कोई शोध आप करते तो उससे दिक्कत होती है, शोध में समस्या ना उत्पन्न हो, इसीलिए उसको वर्गीकरण कर देते ताकि कोई भी दिक्कत हो तुरंत आप देख लें उसको। ठीक है, संकलित तथ्यों को अनुसंधानकर्ता दो आधारों पर वर्गीकृत करता है। ठीक है, वर्गीकृत तथ्यों में एक रूपता पाई जाती है। कोई भी अनुसंधानकर्ता समान तथ्यों या आंकड़ों का वर्गीकरण नहीं करता है, उसको एक ही कैटेगरी में रखता है। वर्गीकरण तथ्यों में एक रूपता पाई जाती है। कुल मिलाकर के वर्गीकरण का उद्देश्य है बोधगम्यता, समानता, संक्षिप्तता और स्पष्टता, तथ्यों को व्यवस्थित करना, तुलना में सरलता होती है, इससे तथ्यों के महत्व का ज्ञान होता है, विश्लेषण का आधार खास करके मिलता है हमको और निष्कर्ष निकालने में सहायता मिलती है वर्गीकरण विधि के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। 10वां क्वेश्चन से केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों से आप क्या समझते हैं, फटाफट से आप बताएंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो केंद्रीय या प्रवृत्ति की माप जो होती है, सेंट्रल टेंडेंसी जो होती है, उसकी अगर बारे में आपको बताऊं तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का अर्थ होता है सीधा सीधा कि जो दिए गए अंक वितरण का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करता है, अथवा यह वह मान होता है केंद्रीय प्रवृत्ति का जो एक अंक वितरण में सबसे अधिक बार आया हो। ठीक है, गिलफ्रोड महोदय कहते हैं कि औसत अंक या औसत वह अंक है जो निरीक्षणों या व्यक्तियों में मध्यमान का द्योतक होता है। कुल मिलाकर के औसत वह मान है जो व्यक्तियों का, निरीक्षणों का प्रतिनिधित्व करती है। कुल मिलाकर के केंद्रीय प्रवृत्ति का मतलब सीधा सीधा कोई विद्वान बहुलक से तात्पर्य ले लेते हैं, बहुलक। ठीक है, या बहुलांक। तो बहुलक या बहुलांक का मतलब होता है कि कोई श्रेणी दी गई है, जैसे यहाँ पर लिखिए 1 2 3 4 2, ठीक है, 5 2 6। अब दी गई श्रेणी में बहुलांक ज्ञात कीजिए, तो बहुलांक क्या निकालेंगे, 2। तो ये हो गया बहुलक। दी गई श्रेणी में बहुलक क्या है, 2 है, क्योंकि 2 3 बार आया हुआ है, जितनी बार जो संख्या आएगी वही बहुलक होगी। ठीक है, अब मध्यमान एक होता है और एक होता है माध्यिका। ठीक है, मध्यमान और माध्यिका जो होते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में 3 चीज़ें होती हैं मुख्य रूप से।
मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र में 3 प्रकार की केंद्रीय प्रवृत्ति की मापकों की गणना की जाती है। एक होता है मध्यमान, जिसको आप या मध्यमान को एक प्रकार से बोलते हैं माध्य, माध्य को अंग्रेजी में बोलते हैं मीन। दूसरा होता है आपका मध्यांक, या जिसको आप बोलते हैं माध्यिका, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मीडियन, ठीक है। और तीसरा होता है बहुलांक, यानी जिसको आप मोड बोलते हैं। कुल मिलाकर के केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 ये जो मापक हैं, इनके केवल समय और शुद्धता का अंतर होता है। मध्यमान सर्वाधिक शुद्ध मान होता है, इसकी गणना में मतलब इसकी गणना में कम समय लगता है, और मतलब समय अधिक लगता है मध्यमान की गणना में। मध्यमान की अपेक्षा मध्यांक कम शुद्ध मान होता है और इसकी गणना में कम समय भी लगता है। बहुलांक जो होता है या मोड जो होता है, मध्यमान और मध्यांक की अपेक्षा कम शुद्ध मान होता है, लेकिन इसकी गणना में मध्यमान और मध्यांक की अपेक्षा समय कम लगता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा समय किस में लगता है? मध्यमान निकालने में। फिर उसके बाद में समय कम किस में लगता है? माध्यिका निकालने में। फिर उसके बाद में समय कम लगता है निकालने में मोड निकालने में। मोड आप देखेंगे तुरंत बता देंगे कि भाई ये मतलब इतनी संख्या ये है, ठीक है। कितनी बार आया है कोई संख्या, तो उसको बता देंगे भाई ये तो बहुलांक मतलब कि बहुलक हो गया। अब इसमें अगर आपको बताऊं मध्यमान क्या है, मध्यांक क्या है, तो उसको अभी हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है। प्रश्न हमने रखा है, तो यही होती हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। अगला प्रश्न है खंड बा में, खंड बा की अगर बात की जाए तो खंड बा में लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। केवल 5 प्रश्न आपको करने हैं, 8 क्वेश्चन दिए जाते हैं। 200 शब्दों में इन प्रश्नों का उत्तर लिखना है, बात ध्यान रखेंगे। अब मध्यमान को समझिए, प्रश्न क्या पूछा गया, मध्यमान से आप क्या समझते हैं, इसके गुण दोषों का विवेचन कीजिए। मध्यमान की अगर बात की जाए तो मध्यमान को अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? मध्यमान को अंग्रेजी में बोलते हैं मीन, ठीक है, MEAN, मीन बोलते हैं अंग्रेजी में। हिंदी में इसको खास करके माध्य या गणित में इसको अंकगणितीय औसत यानी अर्थमेटिक एवरेज कहा जाता है, ठीक है। यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एवरेज, बराबर भागों में बांटना ही औसत होता है। दिए हुए अंक वितरण के समस्त अंकों को जोड़ करके उनकी संख्या से भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है उसे मध्यमान कहते हैं। द मीन इज द सम ऑफ द सेपरेट स्कोरेस फॉर मेजर्स डिवाइडेड बाई देयर नंबर। मतलब जितनी संख्या दी जाती है जितनी श्रेणी में, उन सभी संख्याओं को जोड़ लें और जोड़ने के बाद में जितनी संख्याएं उनसे घटा मतलब कि उनसे भाग दे दें, आपका निकल आएगा। जैसे एक उदाहरण मैं आपको मध्यमान का निकाल करके दिखाता हूं। जैसे कोई श्रेणी दी जाती है आपको, जैसे मान लीजिए श्रेणी दी गई 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। या एक और ले लेते हैं 7। दी गई श्रेणी में मध्यमान निकालिए या फिर माध्य निकालिए, आपसे ऐसा प्रश्न करेगा। तो कैसे निकलेगा भैया? सबसे पहले आप देखिए कि भाई ये संख्या जो दी गई इसको आप जोड़ लें। तो आप इसको जोड़ेंगे, सबसे पहले दी गई संख्याओं का योग, उसके बाद में कुल संख्या। कितनी संख्या है? 7 संख्या, कुल मिलाकर के 7 संख्या है, ठीक है। और जोड़ने पर कितना है? 1 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3 3 3 कितना हो जाएगा? 6 6 और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 10 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15 15 और 6 21 21 और 7 कितना हो जाएगा? 21 और 7 आपका हो जाएगा भैया 28, ठीक है। 21 7 कितना हो जाएगा? 28। तो 28 हो गया ये। और 7 की संख्या यानी कितनी संख्या? 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हैं। 7 से आप भाग कर दो, ठीक है। तो क्या सूत्र होता है मध्यमान का या फिर माध्य का? मतलब कि दी गई संख्याओं का कुल योग बटे कुल संख्या। तो दी गई संख्याओं का कुल योग आया 28 और कुल संख्या निकली आपकी 7। 7 से भाग दे देंगे, 7 एक अन्नम 7, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 चौके 28, तो यहाँ बचेगा 4। यानी 4 जो होगा वो क्या हो जाएगा? दी गई श्रेणी में 4 जो है वो मध्यमान होता है, ठीक है। क्या होता है? मध्यमान, या फिर इसको आप बोल सकते हो माध्य या बोल सकते हो औसत। दी गई श्रेणी में औसत कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 जो होगा वो एक प्रकार से क्या है? मध्यमान है। मध्यमान का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि मान लेते हैं जो दी गई श्रेणी में 1 2 3 4 5 6 और 7, अगर मान लेते हैं 7 लोग हैं और 7 लोगों को एक प्रकार से, अच्छा, एक व्यक्ति के पास 1 आम है, दूसरे व्यक्ति के पास 2 आम है, तीसरे के पास 3 आम है, चौथे के पास 4 आम है। इसी प्रकार से 7 व्यक्ति हैं, 7 के पास जो है अलग अलग आमों की संख्या है। अब आपको सभी को बराबर बराबर आम की संख्या में बांटना है। अब हो सकता है ये संख्या 2000 के आसपास हो और ज़्यादा हो तो भी आप निकाल पाएंगे। अब इस छोटा सा मैं उदाहरण दे रहा हूँ। तो अब बराबर बराबर आम कैसे बांटेंगे? तो सभी आमों को मतलब कि सभी आमों को जोड़ लेंगे, कितने आम हैं और कितने लोग हैं, भाग दे देंगे, निकल आएगा। तो उसी को बोलते हैं औसत। अब देखिए 4 निकला है, तो अगर एक को 4 आम देंगे तो इसके पास कितना हो जाएगा? इसके पास 4 हो जाएगा, इसको 3 आम मिल जाएगा। अगर खुद ही सोचो कि भाई अगर 7 वाले से हमने क्या कर लिया? 7 वाले से हमने क्या कर लिया? 7 वाले से भैया 4 आम हमने निकाल दिया और 4 आम हमने ला करके, ठीक है, अलग रख दिया। 4 आम यहाँ से निकला तो 4 मतलब कि यहाँ पर 3 आम निकला, 3 वाले 1 को दे दिया हमने,
छा वाला एक प्रकार से यहाँ से कितना आम निकला, यहाँ से निकल गया भैया कितना आम, 2 आम निकला, इसको दे दिया 4 हो गया। 5 से हमने 1 आम निकाला, 3 को दे दिया 4 हो गया। सभी का बराबर बराबर हो गया कि नहीं हो गया। तो इस प्रकार से क्या होता है, इसी को बोलते हैं मध्यमान। मतलब अगर आप जितनी संख्याएं दी जाती हैं उनको जोड़ करके कितनी संख्या उससे भाग दे देंगे तो आपका मध्यमान निकल जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, मध्यमान से लाभ क्या होता है, पहला लाभ ये होता है कि मध्यमान की गणना सरल होती है और शीघ्रता से की जा सकती है। दूसरा लाभ ये होता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में सर्वाधिक शुद्ध मान मध्यमान का होता है, माध्य का होता है। तीसरी बात ये होती है कि तुलना में सरलता होती है इससे। चौथी बात ये है लाभ की केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में सर्वाधिक विश्वसनीय माप होता है। और पांचवा लाभ ये है कि दिए हुए अंक वितरण में अंकों का प्रतिनिधित्व करने वाला मान मध्यमान ही होता है। तो इस प्रकार से ये 5 लाभ होते हैं इसके। अगर गुण की तो गुण या लाभ की बात की है वही एक होता है। दोष की अगर बात की है तो दोष कितने होते हैं भाई, दोष इसकी बात की है तो पहला दोष ये है इसमें कि जब दिया हुआ मान या दिया हुआ अंक वितरण अपूर्ण होता है तो ऐसे अंक वितरण का मध्यमान आप नहीं ज्ञात कर पाते हैं। दूसरी बात यह है इसका दोष कि जब अंक वितरण विषय या असामान्य होता है तभी मध्यमान की गणना जो होती है वो ऊपर मतलब कि अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है। कुल मिलाकर के मध्यमान जो होता है वो उसका सूत्र क्या होता है, अगर आपसे सूत्र पूछे कभी ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछे तो मध्यमान का सीधा सूत्र होता है m बराबर सिग्मा x बटे n। ठीक है, सिग्मा मतलब होता है जोड़, x मतलब होता है संख्याओं का जितनी संख्याएं दी जाती हैं, और n मतलब होता है संख्याओं की नंबर, आप जितनी संख्याएं हैं उसका नंबर, कितनी संख्या दी गई है। तो ये होता है मध्यमान का सूत्र। दूसरा प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न है मध्यांक से आप क्या समझते। तो हो सकता है आपकी परीक्षा में सवाल भी पूछ लिया जाए तो उसको लेकर के घबराइएगा मत, बड़े आसानी से कर लीजिएगा। मध्यांक से आप क्या समझते हैं, सवाल मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, मध्यांक से आप क्या समझते हैं, इसके गुण दोष बताइए। मध्यांक मतलब होता है माध्यिका या जिसको आप मीडियन बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, गैरेट महोदय कहते हैं कि जब व्यवस्थित अंक या जब अव्यवस्थित अंक क्या होते हैं अन्य माप क्रम में व्यवस्थित हों तो माध्य का जो मध्य का अंक होता है उसी को मध्यांक बोलते हैं। किसी या गिलफोर्ड कहते हैं किसी मपनी पर मध्यांक वह बिंदु होते हैं जिसके ऊपर आधे केसेस होते हैं और नीचे आधे केसेस होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर बात की मध्यांक की तो मध्यांक को एक प्रकार सबसे पहले कोई श्रेणी दी जाती है। जैसे मध्यांक की अगर बात करूँ तो इसका सूत्र क्या होता है, मध्यांक का सूत्र होता है भैया MDN, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है, मध्यांक को MDN ज्ञात करने की विधि क्या होती है, n+1 बटे 2वां पद। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है, 2वां पद ये सूत्र होता है किसका, मध्यांक का। कैसे सूत्र होता है इसको थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। जैसे एक श्रेणी दी गई है 1, 3, 5, 7 और दी गई आपकी मतलब 1 मिनट ऐसे नहीं दिया जाता है, देखिए 2, 7, 3, 5, 9, ठीक है, और 11। अब ये श्रेणी आपकी दे दी गई। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक हो गया यहाँ पर और रख लेते हैं हम 4। ठीक है, अब देखिए एक श्रेणी में पूछा गया दी गई श्रेणी में मध्यांक ज्ञात कीजिए। अब चूंकि मध्यांक इसलिए नहीं निकलेगा इसका चूंकि एक सीरियल में नहीं लिखा हुआ है। अगर सीरियल में लिखा होता तो इतनी श्रेणी छोटी सी श्रेणी में आप मध्यांक निकाल लेते तुरंत। कैसे, अब देखिए इसको सबसे पहले या तो अवरोही क्रम में लिख लो या फिर आरोही क्रम में लिख लो। अवरोही आरोही का मतलब क्या होता है, जैसे कि या तो घटते से बढ़ते क्रम में लिख लो और चाहे इसको बढ़ते से घटते क्रम में लिख लो। जैसे कि मैं लिखता हूँ, पहले मैं छोटी संख्या को लिखूंगा 2 से फिर मतलब कि उसके बाद में फिर कौन आता है 3 के बाद में कौन सा आएगी संख्या 4 के बाद 5 के बाद में 7 के बाद में 9 के बाद में 11, ये संख्याएं हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है MDN का सूत्र क्या होता है, मतलब कि माध्यिका का सूत्र होता है n+1 बटे 2वां पद। n क्या है, यानी कि संख्याओं की मतलब कि नंबर मतलब कितनी श्रेणी में कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है तो 7 हो गया आपका n। तो n+1 है तो 7 रख दिया, 7+1। ठीक है, 7 में 1 जोड़ दिया कितना हुआ 8 हो जाएगा, बटे कितना है 2। ये सूत्र में ही होता है 2, और वहाँ पद मतलब कि जो आएगा वो नंबर इसी में श्रेणी में आ जाएगा। 7 1 8 हो गया, 8 में से 2 भाग करेंगे, 8 को 2 से भाग करेंगे कितना निकलेगा 4 निकलेगा, यानी चौथे नंबर पर जो पद है वही होगा माध्यिका। पहले नंबर पर 2 है, दूसरे नंबर पर 3 है, तीसरे पर 4 है और मतलब चौथे नंबर पर कौन है, चौथे नंबर पर आपका होता है 5। तो देखिए 4वां पद आपका आ गया, 4वां पद। ठीक है, 4वां पद क्या है 5 है, 5 जो है दी गई श्रेणी का मध्यांक है। देखिए इसके 3 संख्याएं इधर हैं और 3 संख्या इसके इधर भी है, क्लियर। तो 5 जो संख्या है ये क्या है भाई, ये मध्यांक है, सॉरी मध्यमान है, सॉरी मध्यांक है। मध्यमान तो आपका होता है जब आप संख्याओं को जोड़ करके और जितनी संख्याएं हैं उससे भाग दे देते, जैसे 7 संख्याएं थी 7 से आप भाग दे देते।
तो हो जाता आपका, वो निकल आता जो है मध्य, मतलब कि मध्यमान। लेकिन मध्यांक जो होता है वो n+1 यानी जितनी संख्याएं हों उनमें एक जोड़ दो और 2 से भाग कर दो, फिर उसके बाद में जो पद निकले उसी को नंबर से पद जोड़ लो कि भाई पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, जो भी पद निकले वही हो जाएगा संख्या। ठीक है, यानी 5 जो है इसका मध्यांक है। क्लियर, ध्यान रखेंगे। तो लेकिन आरोही और अवरोही क्रम में आप लिखिएगा, चूंकि इसकी जो सीरीज दी होती है, श्रृंखला दी होती है, वो ऊबड़ खाबड़ दी होती है, अलग थलग दी होती है। क्लियर, तो ये हो गया। सवाल ऐसे पूछेगा तो आप बता पाएंगे। मध्यांक क्या होता है, मध्यांक के गुण क्या होते हैं भाई? मध्यांक का गुण होता है कि छोटे अंक वितरण का मध्यांक सरलता से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है। दूसरी बात यह कि जब अंक वितरण अपूर्ण और खुले छोर वाला हो तो मध्यांक की गणना की जा सकती है। तीसरी बात यह कि जब अंक वितरण विकृत होता है तब भी मध्यांक की गणना उपयुक्त हो जाती है। तो ये 3 लाभ होते हैं। इसकी हानियों की अगर बात की जाए, दोष की बात की जाए, सबसे पहली बात तो ये होता है कि जो मध्यांक होता है या जो माध्यिका होती है, ये जो है मध्यमान की अपेक्षा कम शुद्धमान होता है। दूसरी बात ये कि केवल अपूर्ण और विस्तृत विवरण में ही इसकी गणना ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, तो जब अपूर्ण कोई गणना हो या विस्तृत विवरण हो, बहुत बड़ा विवरण हो, तब इसकी गणना आप ज्ञात कर सकते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखिए। मध्यांक का प्रयोग कब करना चाहिए? मध्यांक का प्रयोग जब करना चाहिए जब अंक वितरण असामान्य हो और इसकी गणना की, मतलब कि इसकी गणना करनी हो, तब आप करें। जब अंक वितरण अपूर्ण हो तब इसकी गणना करनी चाहिए। जब बहुलांक की गणना करनी हो तब करनी चाहिए। जब कम शुद्ध केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की आवश्यकता हो तब, और जब अंक मतलब वितरण के वास्तविक मध्य बिंदु की गणना की जानी हो तब। ठीक है, ये होता है आपका मध्यांक। बहुलक तो सीधे सीधे निकल आता है कि दिया गया श्रेणी में जो अंक ज़्यादा बार आया हो उसी को बहुलक बोलते हैं, मोड बोलते हैं। क्लियर। तीसरा प्रश्न आप देखिएगा, प्रत्यक्षवाद क्या है, संक्षिप्त विवेचना कीजिए। प्रत्यक्षवाद के बारे में अगर बात की जाए तो कार्ल मार्क्स की विचारधारा है प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद की अगर बात की जाए, फ्रांस के हैं प्रत्यक्षवाद के देने वाले अगस्त काम्ट महोदय, जो कि समाजशास्त्र के जनक भी हैं। वो प्रत्यक्षवाद को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग अथवा वर्गीकरण पर आधारित वैज्ञानिक विधियों के द्वारा सब कुछ समझना और उससे ज्ञान प्राप्त करना ही प्रत्यक्षवाद है। ये कहते हैं कि भाई कोई भी प्रयोग करना हो, कोई भी चीज़ या कोई भी शोध करना हो तो सबसे पहले प्रत्यक्ष उसको देखो, प्रत्यक्ष उसका निरीक्षण करो, परीक्षण करो, अवलोकन करो, वर्गीकरण करो, उसके बाद में आप कोई नियम कायदे बनाओ। तो प्रत्यक्षवाद सीधा सीधा यही कहता है। ठीक है, वो एक प्रकार से कुछ निश्चित सामाजिक नियम होते हैं प्रत्यक्षवाद की, यथार्थ ज्ञान होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रयोग होता है इसमें, वैज्ञानिक कारण प्रणाली होती है प्रत्यक्षवाद की, प्रत्यक्ष ना होने वाली घटनाओं से संबंध नहीं होता है इसका, धर्म और विज्ञान का समन्वय करता है प्रत्यक्षवाद, सामाजिक पुनर्निर्माण का साधन है प्रत्यक्षवाद। अगस्त काम्ट कहते हैं कि प्रत्यक्ष या विज्ञान उपस्थित घटना व तथ्यों के बाहर कुछ न देखना होता है, न पहचानता है। अर्थात जिन घटनाओं और तथ्यों को हम प्रत्यक्ष रूप से देख या निरीक्षण कर सकते हैं, प्रत्यक्षवाद का क्षेत्र वहीं तक सीमित होता है। आप कुछ उसमें कल्पना करके समाहित मत करिए, जो आपने देखा उसको शुद्ध शुद्ध आप बता दीजिए, वो होता है प्रत्यक्षवाद। काम्ट कहते हैं कि प्रत्यक्षवाद के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 चीज़ें आती हैं। पहली बात, प्रत्यक्षवाद के अंतर्गत क्या आता है, अध्ययन का विषय चुना जाता है। दूसरी बात, अवलोकन या निरीक्षण के द्वारा उस विषय से संबंधित प्रत्यक्ष ज्ञान होने वाले समस्त डाटा को, समस्त तथ्यों को एकत्रित कर लिया जाता है। फिर इसके बाद में इन तथ्यों का विश्लेषण करके समान विशेषताओं के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है, और इसके बाद में फिर आप उसी विषय से संबंधित कोई निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, कोई कल्पना का निर्माण करते हैं। तो ये होता है प्रत्यक्षवाद, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, हो गया इसका उत्तर। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आप कैसे लिखेंगे। चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ध्यान रखिएगा। एक बार फटाफट से जितने भी लोग देख रहे हो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से और भी वीडियोस आपको मिलती रहे, लगातार आप पढ़ते रहें। ठीक है, प्रश्न है, अनुसूची की परिभाषा और विशेषताएं बताइए। अनुसूची की अगर बात की जाए तो अनुसूची क्या है? अनुसूची एक ऐसा उपकरण होता है जिसका उपयोग अनुसंधान से संबंधित समस्याओं के अध्ययन में बहुत अधिक किया जाता है। वास्तव में साक्षात्कार अनुसूची की अनुसूची का ही एक रूप होता है, जिसका प्रयोग साक्षात्कार या जो इंटरव्यू वाले लोग होते हैं वो करते हैं। तो पहले इंटरव्यू अगर नहीं, चूँकि लोग दूर दूर जा नहीं पाते थे, तो पहले चित्र, मतलब कि पत्र या उसके माध्यम से अपना क्वेश्चन लेकर के भेज देते थे, और उसका उत्तर वहाँ से पत्र के माध्यम से लेकर के भेज देते थे। तो उसको प्रश्नावली विधि या अनुसूची विधि बोल सकते थे आप। ठीक है, तो गुड और हार्ट महोदय कहते हैं कि अनुसूची उन प्रश्नों के एक समूह का नाम है जिसको साक्षात्कारकर्ता के द्वारा अन्य व्यक्तियों के आमने सामने की स्थिति में कुछ और भरा जाता है। ठीक है,
कालिंगर महोदय कहते हैं कि अनुसूची ऐसा अनुसंधान यंत्र होता है जिसका उपयोग व्यक्तिगत साक्षात्कार के द्वारा सर्वेक्षण में सूचना संग्रह के लिए किया जाता है। कुल मिलाकर के अगर मैं आपको बताऊं तो अनुसूची एक अनुसंधान का यंत्र होता है, एक विधि होती है, मतलब एक ऐसा प्रपत्र होता है जिसमें अनुसंधान यंत्र है अथवा वह प्रपत्र है जिसमें अनुसंधान समस्या से संबंधित उसके सभी पहलुओं पर अनेक प्रश्न के मतलब अनेक प्रकार के प्रश्न होते हैं और अनुसूची को अनुसंधानकर्ता आमने सामने की स्थिति स्वयं भरता है। अनुसूची की सहायता से अनुसंधान समस्या के संबंध में सूचना या मात्रात्मक तथ्यों का संग्रह किया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जब आप किसी बैंक वगैरह में जाते हो, फॉर्म भरने के लिए आपको दिया जाता है कोई, तो वो प्रश्न मतलब वो अनुसूची विधि का ही एक परिणाम होता है। ठीक है, अनुसूची विधि के द्वारा ही आप फॉर्म वगैरह भरते हैं। क्लियर? तो ये होती है अनुसूची। अनुसूची की विशेषताओं की अगर बात की जाए, देखिए पहली विशेषता इसकी आप लिख दीजिएगा कि अनुसूची क्या है। अनुसूची एक प्रपत्र या शोध क्षेत्र होता है जिसकी सहायता से अनुसंधान समस्या का अध्ययन किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अनुसूची में कई प्रकार के प्रश्न क्रमबद्ध रूप से लिखे होते हैं और यह सभी प्रश्न अनुसंधान समस्या के विभिन्न पक्षों से रिलेटेड होते हैं, पहली दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता ये आप लिख सकते हैं कि अनुसूची में अनुसंधानकर्ता और सूचनादाता जो होते हैं आमने सामने बैठते हैं और फिर अनुसंधानकर्ता सूचनादाता से अनुसूची के प्रश्नों को पूछ करके अनुसूची में भरता है। ऐसे कुछ प्रश्न लिखे होते हैं और प्रश्न का एक प्रकार से उत्तर जो होता है खाली रहता है। फिर जो होता है आपके सामने एक पैनल बैठा होता है और वो पैनल आपसे पूछता है कि भाई आपका नाम क्या है। मान लेते नाम वाला कॉलम आपका छोटा है, तो आपका नाम क्या, आप बताएंगे मेरा नाम शिवम शुक्ला है, तो उसमें शिवम शुक्ला भरेंगे। आपके पिता का क्या नाम है, तो आप भरेंगे ज्ञानचंद शुक्ला, मिस्टर ज्ञानचंद शुक्ला, श्री ज्ञानचंद शुक्ला, उसमें लिखा जाएगा। माता जी का क्या नाम है, श्रीमती सुनीता शुक्ला, तो वो सब लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से वो भरेंगे। जैसे साक्षात कोई आपके सामने 4-5 लोग बैठे हैं, कोई व्यक्ति बैठा है, तो उससे पूछेंगे कि भाई ये इसका उत्तर क्या होगा, तो जो उत्तर बताएंगे छोटा मोटा उसको लिख देंगे, उसमें भर देंगे कॉलम। तो ये होता है अनुसूची विधि। प्रश्नावली क्या होती है कि भाई आप दूर से कहीं पर भेज देते हैं, डाक के माध्यम से भेज दिया या किसी के माध्यम से भेज दिया, और वहाँ पर उत्तर और प्रश्न आप दोनों लिख करके उसके जो साक्षात्कारकर्ता होता है उसके पास भेज देते हैं। ठीक है, तो वो होता है अनुसूची, मतलब वो होता है प्रश्नावली। अनुसूची में चौथी बात ये होती है कि सर्वेक्षण अनुसंधान का उपयोगी यंत्र होता है। अनुसूची जो होती है सर्वेक्षण अनुसंधान का एक उपयोगी अंग है और इसका उपयोग साक्षात्कार में किया जाता है, इंटरव्यू में बहुत किया जाता है। इसके अलावा पांचवी बात की अनुसूची एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा शिक्षित और अशिक्षित दोनों ही प्रकार के उत्तरदाताओं से तथ्यों का संग्रह किया जाता है। छठी बात यह है कि अनुसूची में प्रश्नावली, निरीक्षण और साक्षात्कार की विशेषताएं पाई जाती हैं। इसके अलावा अनुसूची के प्रश्नों की भाषा सरल, स्पष्ट और बोधगम्य होनी चाहिए। अनुसूची निर्माण करते समय बहुअर्थक, भ्रामक और जटिल प्रश्न नहीं रखने चाहिए ताकि लोगों को प्रश्न समझ में आ जाए, ताकि उत्तर वो दे सके अच्छे तरीके से। ठीक है, और अनुसूची का उद्देश्य होता है विश्वसनीय और प्रमाणिक सूचनाओं का संकलन करना, सूचनाओं का व्यवस्थित संकलन करना, सही संदेश देना, सही उत्तर प्रत्युत्तर करना, सूचनाओं का जो है अपूर्ण संकलन से बचाव करना, कई उद्देश्य होते हैं। तो ये होती है मतलब अनुसूची। पांचवा प्रश्न आप देखिए, साक्षात्कार विधि से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। साक्षात्कार विधि क्या होती है भाई, फटाफट से आप बताएंगे। साक्षात्कार विधि भी अनुसूची के ही जैसी होती है। साक्षात्कार विधि एक मतलब एक अध्ययन की विधि होती है और अध्ययन का यंत्र भी आप मान सकते हो। जैसे कि इसको अंग्रेजी में इंटरव्यू बोलते हैं। इंटरव्यू दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक है इंटर और दूसरा है व्यू। इंटर का मतलब होता है अंदर और व्यू का मतलब होता है देखना, यानी अंदर देखना ही साक्षात्कार या इंटरव्यू होता है। साक्षात्कार एक ऐसी विधि होती है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अध्ययन इकाइयों के उन अनुभवों और विचारों आदि का ज्ञान प्राप्त करते हैं जिसके संबंध में हमको प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा होता है। ठीक है, साक्षात्कार की परिभाषा को देते हुए गुड और हार्ट महोदय कहते हैं कि मौलिक रूप से साक्षात्कार सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, किम्बल यंग कहते हैं या पीबी यंग कहती हैं कि साक्षात्कार को एक ऐसी क्रमबद्ध विधि के रूप में माना जा सकता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में थोड़ा बहुत कल्पनात्मक रूप से प्रवेश करता है, जो कि उसके लिए सामान्यतः तुलनात्मक रूप से अपरिचित होता है। इंटरव्यू मतलब जैसे आजकल इंटरव्यू होता है, तो कुल मिलाकर के साक्षात्कार वह क्रमबद्ध प्रविधि या विधि है जो अंतर वैयक्तिक भूमिका की स्थिति से रिलेटेड होती है।
इसमें साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कारदाता यानी साक्षात्कार लेने वाला और साक्षात्कार देने वाला, इंटरव्यू लेने वाला, इंटरव्यू देने वाला आमने सामने बैठते हैं। मौखिक विचारों का आदान प्रदान होता है। मौखिक प्रश्न पूछता है पैनल पूरा का पूरा और उसका उत्तर देते हैं। और एक भी लोग हो सकते हैं, कई लोग भी हो सकते हैं। साक्षात्कारकर्ता विचारों के इस आदान प्रदान में कल्पनात्मक रूप से साक्षात्कार यानी साक्षात्कारदाता जो है यानी इंटरव्यू देने वाला जो है उसके मन में प्रवेश करता है। और उसके जैसे आप कभी इंटरव्यू दे होंगे तो वो देखता है कि भाई बच्चा डरा हुआ है, मतलब सारे आपके मन की चीज़ों को पढ़ते हैं। अंतर क्रिया होती है, आपके मन को पढ़ने की एक क्रिया होती है। तो साक्षात्कार एक ऐसी प्रविधि होती है जिसका अनुसंधान संबंधी समस्याओं के लिए अध्ययन बहुतायत उपयोगी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। और समाज मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रियों ने इसका बहुत ही उपयोग तरीके से अध्ययन किया है। तो ये होता है साक्षात्कार विधि। इसकी विशेषताओं की अगर बात की तो पहली विशेषता है क्रमबद्ध प्रविधि होती है एक। दूसरी विशेषता है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं। तीसरी विशेषता है आमने सामने बैठ करके एक गोष्ठी होती है। चौथी बात ये होती है कि विशिष्ट उद्देश्य होता है इसका, कोई ना कोई विशेष उद्देश्य के माध्यम से ही एक प्रकार से इंटरव्यू होता है। पांचवी बात ये होती है कि तथ्य का संकलन होता है इसमें। छठी बात ये होती है कि अंतर व्यक्ति की स्थिति होती है कि भाई व्यक्ति एक दूसरे के मानसिक चीज़ों को जानने का प्रयास करता है। साक्षात्कार का उद्देश्य होता है आमने सामने संपर्क के द्वारा सूचना इकट्ठा करना, व्यक्तिगत तथ्यों की प्राप्ति करना, निरीक्षण का अवसर इससे मिलता है, परिकल्पनाओं का स्रोत होता है, प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, प्रयोगात्मक अध्ययनों में सहायक होता है ये। तो ये होता है साक्षात्कार विधि। छठा प्रश्न, केस स्टडी या व्यक्तिगत अध्ययन विधि से आप क्या समझते हैं? केस स्टडी का मतलब सीधा सीधा होता है किसी व्यक्ति के बारे में विधिवत तरीके से अध्ययन करना, ठीक है, एकदम से। विधिवत तरीके का अध्ययन का मतलब क्या होता है? व्यक्तिगत अध्ययन मतलब कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में अध्ययन करना, ठीक है, बात ध्यान रखेंगे। व्यक्तिगत अध्ययन विधि या केस स्टडी का मतलब होता है, ठीक है, 2 प्रकार के उपागमों का प्रयोग होता है इसमें, खास करके एक मात्रात्मक उपागम और एक होता है गुणात्मक उपागम। कुल मिलाकर के व्यक्तिगत अध्ययन विधि की अगर बात की जाए तो गुड और हार्ट महोदय कहते हैं कि व्यक्तिगत अध्ययन विधि वह विधि होती है जिसके द्वारा किसी सामाजिक इकाई के संपूर्ण स्वरूप का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, मतलब किसी सामाजिक इकाई का, ठीक है, सामाजिक इकाई पूरे के पूरे समाज का नहीं, किसी सामाजिक इकाई का अध्ययन किया जाता है। किम्बल यंग कहते हैं कि व्यक्तिगत अध्ययन विधि वह विधि है जिसके द्वारा सामाजिक इकाई के जीवन की खोज और विवेचना की जाती है। और यह इकाई एक व्यक्ति, एक परिवार, एक संस्था, एक सामाजिक वर्ग, एक समुदाय, कुछ भी हो सकता है। तो किसी एक सामाजिक वर्ग के बारे में अध्ययन करना हुआ, किसी सामाजिक समुदाय के बारे में, किसी एक संस्था के बारे में, किसी एक परिवार के बारे में, किसी एक व्यक्ति के बारे में आप अगर अध्ययन करते हैं तो उसी को केस स्टडी बोला जाता है, क्लियर, या व्यक्तिगत अध्ययन विधि बोला जाता है। कुल मिलाकर के व्यक्तिगत अध्ययन विधि वह विधि होती है जिसमें एक सामाजिक इकाई के संपूर्ण स्वरूप की खोज और विवेचना संबंधी छोटा, सूक्ष्म और गहन अध्ययन किया जाता है। इसके सामाजिक इकाई को संपूर्ण रूप में देखते हुए पर्याप्त का व्यवस्थित संकलन, अतीत और वर्तमान का समन्वय करते हुए गुणात्मक अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत अध्ययन की विशेषताओं की अगर बात की जाए तो इसकी विशेषताएं होती, सबसे पहली बात व्यक्तिगत अध्ययन होता है इसमें, और दूसरी बात संपूर्ण अध्ययन किया जाता है व्यक्ति का, तीसरी बात तथ्यों का व्यवस्थित संकलन होता है, और चौथी बात यह है कि गुणात्मक अध्ययन किया जाता है, और पांचवी बात यह है कि विशेषताएं भी इसकी प्रकार से होती हैं कई सारी व्यक्तिगत अध्ययन की। तो व्यक्तिगत अध्ययन को मिलाकर के क्या होता है, किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में अध्ययन होता है, ठीक है, वो होता है व्यक्तिगत अध्ययन विधि या व्यक्तिगत अध्ययन प्रणाली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। प्रश्न है, सामाजिक सर्वेक्षण से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं भी बताइए। सामाजिक सर्वेक्षण क्या होता है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। सामाजिक सर्वेक्षण की अगर बात की जाए तो सर्वेक्षण जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है सर्वे, उसी सर्वे से बना हुआ है सर्वेक्षण। सर्वे शब्द जो है मुख्य रूप से वो 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, एक शब्द है सर और दूसरा शब्द है वे, ठीक है। सर मतलब SUR सर, और दूसरा शब्द कौन सा है, वे, ठीक है, VEY वे, सर्वे। सर का मतलब होता है ऊपर और वे का मतलब होता है देखना। तो सर्वेक्षण का मतलब क्या हुआ, सर्वेक्षण का मतलब क्या हुआ, ऊपर से देखना या निरीक्षण करना, ठीक है। फेयरचाइल्ड महोदय कहते हैं, HP फेयरचाइल्ड, कि समान शब्दों में एक समुदाय के संपूर्ण जीवन अथवा उसके किसी एक पक्ष जैसे स्वास्थ्य या शिक्षा या मनोरंजन, इस किसी के संबंध में तथ्यों को व्यवस्थित, संकलित और विश्लेषित करके मतलब कि करने को ही सर्वेक्षण कहा जाता है।
सर्वेक्षण जो होता है मुख्य रूप से इसको 2 भागों में बांटते हैं। एक तो वैज्ञानिक विधि सर्वेक्षण होता है और एक सामाजिक सर्वेक्षण होता है। सामान्य सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के रूप में होता है वो, ठीक है। तो जो वैज्ञानिक विधि के रूप में होता है उसकी परिभाषा को देते हुए कहते हैं मोर्स महोदय कि संक्षेप में सर्वेक्षण किसी सामाजिक स्थिति अथवा समस्या अथवा जनसंख्या के परिभाषित उद्देश्यों हेतु वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित रूप में विश्लेषण की एक पद्धति होती है, ठीक है। सामाजिक सर्वेक्षण की परिभाषा को देते हुए बेल्स महोदय कहते हैं कि साधारणतः सामाजिक सर्वेक्षण को एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले व्यक्तियों की सामाजिक संस्थाओं क्रियाकलापों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। बोगार्ड्स कहते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण का मोटे तौर पर किसी एक क्षेत्र विशेष के लोगों के रहन सहन तथा कार्य करने की दशाओं से संबंधित तथ्यों का संकलन करना होता है। सर्वेक्षण का सीधा सा मतलब होता है किसी एक विशेष जाति के लोग हैं, विशेष समुदाय के लोग हैं, उनके यहाँ पर जाएँ और उनके बारे में पूरा का पूरा जानकारी इकट्ठा करें, सर्वे करें, वो होता है सर्वेक्षण, ठीक है। जैसे कभी कभी सर्वे करने आप लोग के लोग यहाँ पर आते हैं तो वही सर्वे करना सर्वेक्षण होता है। सर्वेक्षण की विशेषताओं की अगर बात की जाए तो कई विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली विशेषता ये होती है सर्वे की या सर्वेक्षण की कि सामाजिक घटनाओं का इसमें अध्ययन किया जाता है। दूसरी बात, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है। तीसरी बात, सामाजिक सर्वेक्षण एक प्रकार की वैज्ञानिक विधि होती है। चौथी बात ये कि भावात्मक अध्ययन किया जाता है इसमें, ठीक है। पांचवी बात ये कि एक सहकारी प्रयत्न किया जाता है ये। इसके अलावा जो छठी बात होती है, खास करके छठी विशेषता है वो थी समाज सुधार की किसी क्रियात्मक योजना का निरूपण होता है सर्वेक्षण के द्वारा। कोई मान लेते हैं कोई सरकार के द्वारा भी कोई काम अगर किया गया तो उसका भी सर्वे करने के लिए सर्वे टीम आती, जांच करने के लिए, परखने के लिए, समझने के लिए चीज़ों को कि भाई जो चीज़ें हमने मतलब कि बोला था करने के लिए वो हुई कि नहीं हुई। सामाजिक सर्वेक्षण वो होता है। आगे देखिए 8वां प्रश्न है शोध नैतिकता क्या है, कोई 5 विशेषताएं बताइए शोध नैतिकता की। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखेंगे। शोध नैतिकता के बारे में आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। शोध नैतिकता क्या होती भाई, फटाफट से आप बताएंगे। शोध नैतिकता की अगर बात की जाए तो आपको बता दूं नैतिकता जो होती है, नैतिक नियम संपूर्ण समुदाय के द्वारा स्वीकृत होते हैं, सबसे पहली बात। अच्छा, मैकाइबर और पेज जो हैं वो नैतिकता की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि नैतिकता नियमों की वह व्यवस्था होती है जिसके द्वारा व्यक्ति का अंतःकरण उचित और अनुचित का बोध कराता है। मतलब व्यक्ति को यह पता चलता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, क्या उचित है क्या अनुचित है, इसका पता लगता है नैतिकता के द्वारा। शोध में इसी चीज़ को एक प्रकार से अगर बताएं तो नैतिकता जो होती है उसके द्वारा आचरण का मूल्यांकन होता है। जो आचरण नैतिक नियमों के अनुरूप होते हैं उसे नैतिक आचरण कहा जाता है और इसी नैतिक आचरण का प्रयोग करके शोध भी किया जाता है। तो शोध में नैतिकता की अगर बात की जाए तो नैतिक नियम जो होते हैं संपूर्ण समुदाय के द्वारा स्वीकृत होते हैं, इसीलिए शोध में कोई दिक्कत नहीं आती है क्योंकि पूरा का पूरा समुदाय एक साथ होता है। दूसरी बात कि नैतिकता एक परिवर्तनशील संकल्पना है क्योंकि समय व स्थान के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं ये, ठीक है। तीसरी विशेषता ये आप लिख सकते हैं कि नैतिकता का संबंध व्यक्ति या शोधार्थी के चरित्र से भी होता है। चौथी बात ये कि नैतिकता का पालन शोधार्थी द्वारा स्वेच्छा से किया जाना चाहिए, जबरदस्ती नहीं। पांचवी बात ये कि नैतिकता मुख्य रूप से सत्यता, ईमानदारी, पवित्रता की भावना जैसे मूल्यों पर आधारित होती है। छठी बात ये कि नैतिकता नैतिकता में तर्कों की प्रधानता पाई जाती है। सातवीं विशेषता ये कि नैतिकता का संबंध समाज में पाए जाने वाले सामाजिक मूल्यों से होता है और नैतिकता के पीछे समाज की शक्ति निहित होती है। नैतिकता को सारे के सारे समाज के लोग मानते हैं और उसी पर आगे बढ़ने का काम करते हैं। डेविस महोदय नैतिकता की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि नैतिकता कर्तव्य की वह आंतरिक भावना है जिसमें उचित अनुचित भावनाओं का विचार एक प्रकार से अभिहित होते हैं या फिर निहित होते हैं, सन्निहित होते हैं। क्लियर? तो ये होती है नैतिकता और शोध में भी नैतिकता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। शोध कार्य किसी समस्या को खोजने उसके निवारण हेतु किया जाता है और इसीलिए शोध समाज को उन्नत बनाने हेतु करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण होता है। शोध समाज की कमियों को, उसकी बीच की समस्याओं को जानने का प्रयास करता है और उसको ख़त्म करता है, समस्याओं को ख़त्म करता है, लोगों को बचाता है और नैतिकता भी इसी बात को लेकर के आगे बढ़ाती है, ठीक है। और आपको बता दूं शोध द्वारा हानि ना हो, किसी भी शोध खास करके सामाजिक विकास के शोध में यह नैतिकता रखी जाती है कि अध्ययन से किसी भी पशु, मनुष्य और पर्यावरण की हानि नहीं होनी चाहिए। अगर विकास आप कर रहे हैं तो वो नैतिकता होती है कि आप विकास करें, आप सामाजिक नियमों को बदलें, लेकिन ऐसे नियमों को ना बदलें जो कि एक प्रकार सामाजिक नैतिकता के खिलाफ, मतलब मोरलिटी के खिलाफ हो। तो उसमें मोरलिटी का आपको ध्यान रखना होता है। क्लियर? ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। केवल 2 प्रश्नों का उत्तर आपको यहाँ से देना है खंडसा से।
500 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखेंगे। 5 प्रश्नों में से केवल 2 प्रश्न का उत्तर देना है, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर आपको 500 शब्दों में देना होगा, ठीक है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, दीर्घ उत्तरीय का है। परिकल्पना निर्माण में आने वाली समस्याओं की तथा परिकल्पना के महत्वों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको लेकर के एक दिन में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें चर्चा कर लेंगे। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न आप देखिएगा, अच्छा इसको पढ़ भी लीजिएगा, अगर आप सीरीज वगैरह लेंगे तो पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न, सामाजिक अनुसंधान के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी दिन चर्चा कर लूँगा इस पर भी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इन सभी चीज़ों की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। अगला प्रश्न, ऐतिहासिक अनुसंधान से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, तुलनात्मक अनुसंधान क्या है, इसकी विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो ये भी प्रश्न आपका बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को आप ध्यान रख लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपके 4 क्वेश्चन है जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं और आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, तो इनको आप ध्यान रख से आसानी से पढ़ लीजिएगा। और भी मॉडल पेपर आपको मैं दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी आप जो है इन चीज़ों को जान लीजिए। इस वीडियो को आप 1-2 बार और देख लीजिएगा ताकि आपके और डाउट क्लियर हो जाएँ, मतलब जितने भी डाउट है सारे के सारे खत्म हो जाएं। क्योंकि आज के वीडियो के माध्यम से लगभग आपने 8 लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को जाना और 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को जाना, ठीक है। और 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को आपने देखा कि कैसे प्रश्न आ सकते हैं आपकी परीक्षा में। तो इन प्रश्नों को आप अभी से तैयार करना प्रारंभ कर दीजिए, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको बता दूं कि लिखित टाइप का मॉडल पेपर हिंदी साहित्य का BA 5th सेमेस्टर का ही पेपर नंबर 1, जिसमें आपको साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना के बारे में पढ़ना है, इसका मॉडल पेपर आपको मैं दे चुका हूं पेपर नंबर 1 का। ये भी मॉडल पेपर जो है आपका लिखित टाइप का है। लिखित टाइप का मॉडल पेपर जो होगा आपका, उसको पहचानने का तरीका क्या है, उसको पहचानने का तरीका यह कि उस पर लिखा रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर केवल, ठीक है। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे उनको कैसे आप पहचानेंगे, जिसमें लिखा रहेगा टॉप 100 या टॉप 150, ऐसे 150 क्वेश्चन लिखे होंगे, 100 क्वेश्चन लिखे होंगे, वो सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। MCQs लिखे होंगे, वो सब ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव भी देख लीजिएगा और लिखित भी देख लीजिएगा, पेपर जैसा भी होगा आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद।